मीडिया फेस्टा 2020 के इनॉग्रल डे पर आप सबका मैं अमित शर्मा तहे दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज मीडिया फेस्टा 2020 के क्लोजिंग सेरेमनी में मैं अमित शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज का जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से हम हर साल इस मीडिया फेस्टा का आयोजन करते हैं और इस साल क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से हम लोगों ने इसका आयोजन ऑनलाइन किया है। और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं इस इवेंट के बारे में कि हम लोगों ने इस जो मीडिया फेस्टा 2020 था इसमें हम लोगों ने कुल 6 इवेंट्स रखे थे, जिसमें हम लोगों ने देश भर से एंट्रीज मंगाई थी और बहुत बड़ी संख्या में इस बार लोग हमारे साथ जुड़े और उनकी एंट्रीज हमारे पास आई। और उन एंट्रीज में से हम लोगों ने हर इवेंट के 5-5 फाइनलिस्ट चूज किए हैं। जो हमारे जो जजेस थे, जो ऑनरेबल जजेस थे, उन लोगों ने 5-5 फाइनलिस्ट चूज किए हैं। वो तमाम फाइनलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे और उसके बाद फिर फाइनली हम फाइनल रिजल्ट बताएंगे कि हर इवेंट का विनर कौन है। और हर इवेंट के विनर को 2100 रुपीज कैश प्राइज है। आज इस क्लोजिंग सेरेमनी की खास बात यह है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री मनोज श्रीवास्तव जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जैसा कि आप सबको पता है कि मनोज जी बहुत ही सीनियर और रिनोन जर्नलिस्ट हैं और आज हमारे खास आग्रह पर ये आपके साथ मौजूद है। ये पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे और इनके ही द्वारा हम विनर्स का अनाउंसमेंट करवाएंगे और आपको मौका देंगे कि आप इनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, आप इनके साथ इंटरेक्शन कर सकें। और जो भी अगर आपको अपने टीवी और प्रिंट मीडिया से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में आए तो आप इनसे पूछ सके और उन सवालों का जो समाधान हम आपको कोशिश करेंगे दे सके। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम अब करने जा रहे हैं और जैसा कि एक परंपरा हमारी है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत हम, खासकर अगर वो कार्य विद्या से जुड़ा हुआ हो, तो उसकी शुरुआत हम सरस्वती वंदना से करते हैं। तो हम आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी सरस्वती वंदना से करेंगे और हमारे बीच शालिनी मौजूद है सरस्वती वंदना को लेकर। जी शालिनी, आप शुरू करें। बोलिए सर।
बहुत सुंदर शालिनी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सरस्वती वंदना को प्रस्तुत किया और एक बहुत शुभ तरीके से हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि IMT ग्रुप ऑफ कॉलेज में हमारा जो कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत ही ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आता है। और हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर राहुल गोयल जी, वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमारा डॉक्टर राहुल गोयल जी 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 मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे तमाम वो सब पार्टिसिपेंट जो थे जिन्होंने इस इवेंट पे देश भर से पार्टिसिपेट किया है, वो देश भर से आज हमारे बीच जुड़े हुए हैं। श्री मनोज श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और तब वो तमाम जो छात्र छात्राएं आज जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि आज उनको आप उनसे मुखातिब हो और उनको कुछ मोटिवेटिंग बातें बताएं। जी धन्यवाद अमित जी। I want to welcome all the participants and उनसे भी पहले मैं आज वेलकम करना चाहूंगा मनोज श्रीवास्तव जी का, जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जिन्होंने अपना इतना महत्वपूर्ण वक्त हमें दिया कि वो अपने वक्त को निकाल के उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें समय दिया। जैसे कि अमित जी ऑलरेडी बता चुके हैं कि मीडिया फेस्ट जो है हर साल हमारे द्वारा आयोजित किया जाता है और इस बार क्योंकि कोविड के वजह से हम लोगों को थोड़ा सा इसका स्वरूप चेंज करना पड़ा और पहली बार हमने इसे ऑनलाइन मीडिया फेस्ट के रूप में बनाया। जैसे कि आप जानती हैं, ऑलरेडी कल भी बताया गया था, 1000 के करीब हमारी एंट्रीज आई हैं, जो कि पूरे देश भर से करीब करीब 100 कुछ कॉलेजेस और अपना दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हमारी एंट्रीज हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी एंट्रीज हमारे इंटरनल आई हैं उससे कहीं कहीं अधिक बाहर के लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जहां पे जो विभिन्न प्रतियोगी हैं या जो विभिन्न लोग हैं उन्हें एक मौका मिल रहा है कि वो एक दूसरे की कला को जाने समझे, उनके अंदर जो क्रिएटिविटीज हैं, उनके अंदर जो अच्छी बातें हैं, उनका हम बेनिफिट ले सकें। ये एक कोविड में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन करने की वजह से इसका जो स्फीयर था हमारे मीडिया फेस्ट का वो भी काफी बड़ा हो गया है। पहले हमें जो ऑफलाइन करते थे उसमें ज्यादातर जो प्रतियोगिता में लोग आते थे वो एनसीआर या नॉर्थ इंडिया से ज्यादा लोग होते थे, बाहर के काफी कम उम्मीदवार होते थे। बट जब हमने ऑनलाइन कराई तो हमने महसूस किया कि उससे हमें बड़ा बेनिफिट भी मिला। हम यकीनन अगले साल भी ये देखेंगे कि ऑफलाइन के साथ साथ हम ऑनलाइन में भी कैसे जा सकें। जहां तक बात मीडिया फेस्ट की है, अमित जी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, हमने 6 एक्टिविटीज कराई जिसमें बहुत अच्छा हमें पार्टिसिपेशन मिला। बच्चों ने नई नई चीजें हमें सिखाई। मेरे को बिल्कुल कहने में इसमें कहीं हिच नहीं है कि बहुत सारी क्रिएटिव चीजें बच्चों के द्वारा हमें सिखाया गया और हमें हमारा ज्ञानवर्धन हुआ और हमें बड़ा गर्व इस बात का हुआ कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे उतनी अच्छी कृतियां हमारे पास आई। और उसकी वजह से हम लोगों ने काफी कुछ इस मीडिया फेस्ट के द्वारा, एक प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों के बीच में अपना लोगों का जो टैलेंट था उसे ला पाए। आज जबकि हमारे साथ मनोज जी हैं जो कि बच्चों से जुड़ेंगे, बच्चों से बातें करेंगे, उनके साथ डिस्कशंस करेंगे, तो निश्चित तौर पे उनका जो ज्ञान है, उनके जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उस सब की शेयरिंग भी होगी। और हम लोगों के जो उभरते हुए ये सितारे हैं, बच्चे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है कि जिससे कि वो फ्यूचर में और भी अपनी कला का अच्छा बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकें। अमित जी, मैं वैसे तो ये खुद भी होस्ट हूं, बट मैं अपने बीजेएमसी डिपार्टमेंट का आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत एक आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रोफेसर अनिल निगम जी और उनकी टीम का कि उन सब ने मिलकर एकजुट होकर इतने अच्छे कार्यक्रम का प्लान किया। और मैं इसमें आभार प्रकट हमारे एमडी साहब का भी करना चाहूंगा, श्री मयंक अग्रवाल जी का। उनके सोच में ये था कि हम एक मीडिया फेस्ट कराएं और बहुत अच्छे लेवल पे ऑनलाइन कराएं, जिसके लिए आप सबकी टीम ने बहुत मेहनत की और उसका नतीजा है कि आज हम 1000 एंट्री के करीब में पहुंच चुके हैं। और बहुत अच्छी तरह से जो कठिनाइयां थी उन्हें भी हम प्रॉपर कर चुके हैं। हम लोगों ने मीडिया फेस्ट में कुछ कैश प्राइजेस भी फर्स्ट जो हमारे यहाँ विजेता होंगे उनके लिए कैश प्राइजेस भी रखे हैं।
ये कैश प्राइजेस एक टोकन के रूप में है। मेन हमारा मुद्दा है कि बच्चों को हम किसी ना किसी रूप में मोटिवेट करें, और आगे भी मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि इसी तरह से IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो बच्चे दूर दराज से भी हैं या जो जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते अपनी कला को दिखाने के लिए, उनके लिए प्लेटफॉर्म देता रहेगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उन 1000 बच्चों में से हमारी मजबूरी थी कि हमें फाइनल राउंड के लिए बच्चों को चुनना पड़ा, उसमें से 5-5, 6-6 प्रतिभागी हमने निकाले। बट मेन मुद्दा ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, मेन मुद्दा यह है कि आप लोगों ने हिम्मत दिखाई और आप लोगों ने जो है आप लोगों ने आकर इस प्लेटफॉर्म पे अपने कला का प्रदर्शन किया। मेन जीत हार से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। मैं तो कहूंगा कि वो 1000 की 1000 जितनी भी हमारे पास प्रविष्टियां आई वो सारी एक से एक अच्छी थी। ये तो हमारी मजबूरी थी, एक हमारा सिस्टम है जिसमें हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग करनी पड़ती है। बट सबसे मेन अगर मैं 90% जीत मानूं तो वो जीत ये होती है कि हम प्रविष्टि को, हमारे बच्चों के अंदर इतना हिम्मत रहती है कि उन चीजों को हमारे पास उन्होंने भेजा और उन्होंने वहां तक पहुंचने की कोशिश करी। तो मैं सबसे पहले तो उन 1000 के 1000 पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में आए और पार्टिसिपेट किया। जो भी विनर बने, बट निश्चित तौर पे एक बेनिफिट हमें हमेशा लेना चाहिए कि जो भी अगर कोई विनर बने तो उस विनर ने क्या हमसे अलग किया, क्या और बेहतर की गुंजाइश थी, वो सारी गुंजाइशों को हमें महसूस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसके अनुरूप अगली बार जब हम अपना पार्टिसिपेट करेंगे तो उसे अपनी प्रविष्टि को और अपनी कला को और उभार के लाएंगे। इसी के साथ मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं अमित शर्मा जी से कहूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे संचालन करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डॉक्टर राहुल गोयल साहब बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी के हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जिम्मे रहता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने मार्गदर्शन किया। और मैं एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने ऑडियोज आप लोग ऑफ कर लें, अपने ऑडियोज अपने ऑफ रखें और जब जैसे बोलना हो कि केवल वही अपना ऑडियो ऑन रखें। तो जैसा कि अभी डॉक्टर राहुल गोयल सर बोल रहे थे अभी कि हम वाकई आभारी हैं उन तमाम पार्टिसिपेंट्स के जिन्होंने हमारे इस इवेंट को इतना सफल बनाया। और हमारी आशा के विपरीत हम लोग जब एक्चुअली हम लोगों ने हर साल, जैसे आपको बताया कि हम लोग हर साल इस प्रोग्राम को ऑफलाइन करते थे, ऑफलाइन बोर्ड में करते थे, और उसमें हम लोग का जो मेन कंसंट्रेशन होता था वो दिल्ली NCR के कॉलेजेस ही ज़्यादा आते थे हमारे पास। लेकिन इस बार हमारे पास जो एंट्रीज आई हैं वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर, पंजाब, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन सभी राज्यों से आई हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो हम एक बार उनका फिर से थैंक यू, उन सभी को थैंक यू बोलना चाहते हैं। वाकई आभारी हैं आप सबके, उन तमाम पार्टिसिपेंट्स के जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और आज फेसबुक लाइव के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अनिल निगम जी को। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। डॉक्टर अनिल निगम जी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में डीन है और जो IMT का जो इनोवेशन काउंसिल उसका प्रेसिडेंट भी है, जिसके तत्वाधान में सर आपका कार्यक्रम हो रहा है। और सर आपको भी बहुत बहुत बधाई इतने सफल कार्यक्रम के लिए। जी धन्यवाद अमित जी। एक्चुअली सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अमित जी, बस 2 मिनट बात करके फिर आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के मैंने कहना चाहिए कि हमारे इस कार्यक्रम के बिल्कुल केंद्र बिंदु जो रहने वाले हैं
सीनियर जर्नलिस्ट मनोज श्रीवास्तव जी, जिनके पास जर्नलिज्म का बहुत अच्छा अनुभव है और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न संस्थानों के, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स, इन सब का मैं जो इनोवेशन काउंसिल है आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की, उसकी तरफ से मैं जो है सबका बहुत बहुत इस आज के अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम में जो है स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मतलब बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज जो हमारी अवार्ड सेरेमनी है वो एक ऐसे शख्सियत जो है अवार्ड्स की घोषणा करेंगे जिससे आपको खुद आनंद की अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि वास्तव में जो ये जिन कॉम्पिटिशन्स में आपने जिस तरीके से हमको ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है पूरे देश से, मतलब कश्मीर की भी एंट्री हमारे पास आई है, गुजरात की भी एंट्री हमारे पास आई है ना, और विभिन्न प्रदेशों की जो प्रदेशों से जो हमारे पास एंट्रीज आई हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है अमित जी, पता ही है हम सब लोगों को कि हमारे कॉलेज से एंट्रीज बहुत कम है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि आईआईटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से कम एंट्रीज हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से बहुत अधिक एंट्रीज हमारे पास आई हैं। और उसमें हमारे जजेस के लिए एक बहुत मतलब चुनौतीपूर्ण कार्य था कि कौन सी एंट्री को वो जो है विनर्स की लिस्ट में शामिल करें। और लेकिन वो एक जजमेंट का एक तरीका है, क्राइटेरिया है, निसंदेह उसी के आधार पे बिल्कुल पारदर्शिता को पूरा मेंटेन किया गया है। और मुझे लगता है कि जो ये मौका है, ये मौका कहीं ना कहीं जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं जो भविष्य में पत्रकारिता के फील्ड में जब उतरेंगे तो वो कहीं ना कहीं इससे मुझे लगता है उनको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। और आप लोगों के साथ जो है मनोज जी इंटरेक्शन करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इस अवसर पर अमित जी पूरी आप और पूरी टीम को, जिन लोगों ने सबने मिलकर काम किया, उसको बहुत बहुत बधाई इस सफलतापूर्ण कार्यक्रम के लिए। आगे भी हो, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। बस बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक बार सभी का फिर से स्वागत, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, है ना, आनंद लें सभी लोग कार्यक्रम का। धन्यवाद। वंदे मातरम। अमित जी अनम्यूट करिए, म्यूट है आपका जो माइक है, म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत, जो क्लोजिंग सेरेमनी हमारी है, हम उसकी शुरुआत करना चाहेंगे थोड़ा सा रंगारंग तरीके से। हमारे बीच शालिनी और संपदा मौजूद है अपनी एक बहुत शानदार प्रस्तुति के साथ। जी शालिनी, संपदा, आप शुरू करें।
थोड़ी ऑडियो की समस्या लग रही है मुझे, जहाँ से ये इवेंट लाइव हो रहा था वहाँ शायद थोड़ी ऑडियो की समस्या है। खैर चलिए, शालिनी और संपदा, आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और काफ़ी तैयारी के साथ आप आई थी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और अब हमारे बीच मौजूद है श्री मनोज श्रीवास्तव जी। आपने इन्हें टीवी पे देखा होगा इससे पहले, CNBC आवाज़ के, फिलहाल अभी CNBC आवाज़ में है और शाम का जो स्लॉट है उसमें एज ए सीनियर एंकर के तौर पे आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इनका मीडिया का अनुभव बहुत ही वृहत है और बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व है। मैं इनके बारे में इसलिए बता सकता हूँ कि हम लोगों ने साथ में काम किया है, करीब करीब 1 दशक हम लोगों ने साथ काम किया है। और आज जब इस प्रोग्राम की चर्चा हो रही थी तो जब मेरे दिमाग में ये था कि किसे बुलाना है आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, मुझे लगा कि मनोज श्रीवास्तव जी से बेहतर दूसरा कोई नहीं होगा जो आपसे इंटरेक्ट करे, क्योंकि इनका जो नॉलेज और जो एक्सपीरियंस है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। एंकरिंग में इन्होंने काफ़ी नाम किया है, इसके अलावा बहुत ही अच्छे राइटर हैं, डेस्क के बहुत शानदार काम करने, जब डेस्क पे काम करते थे तो बहुत ही शानदार काम होता था इनका आवाज़ इनकी बहुत अच्छी है। अपने वीओ को सुधारने के लिए हम लोगों ने देखा है इन्होंने कितनी मेहनत की है। और सहारा समय जो हम लोगों ने साथ ज्वाइन किया था, उसके पहले प्रिंट मीडिया का भी इनको काफ़ी अनुभव रहा है, प्रिंट मीडिया की भी इनको काफ़ी जानकारी है। उसके बाद इन्होंने सहारा समय में काम किया, वहाँ पर विभिन्न झारखंड में स्टार्ट हुआ था तो उसके झारखंड हेड बन करके वहाँ इन्होंने ज्वाइन किया था। कश वहाँ पर जो न्यूज़ 21 है उसको इन्होंने स्टार्ट किया, कशिश को भी इन्होंने एस्टैब्लिश किया, तो कई चैनलों को एस्टैब्लिश करने का इनका योगदान रहा है। फिर अभी CNBC आवाज़ में जो बिजनेस चैनल है उसमें एक बहुत ही सीनियर पोस्ट पे इस वक्त है और एंकरिंग में अपने जलवे बिखेर रहे हैं। तो इतने बहुआयामी व्यक्तित्व को आपके बीच लाने का हम लोग का जो एक उद्देश्य है, जो पर्पस, वो यही है कि आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके मन में कोई भी डाउट हो, आप इनसे बात कर सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके बीच से मुझे उम्मीद है कि जैसे आप लोगों की परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखी है, आपके बीच से जरूर कुछ मीडिया के चमकते सितारे निकलेंगे जो आने वाले समय में जो मीडिया का जो आकाश पटल है उस पर अपना नाम रोशन करेंगे, उस पर चमकेंगे। तो मनोज जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, इन बच्चों को आप मोटिवेट करें, इन जो छात्र जुड़े हुए हैं देश भर से आज हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, आप एक बार खुद को अनम्यूट कर लें और आप क्या करना चाहिए इनको, ये तमाम वो प्रतिभाशाली छात्र आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, कौन सी स्किल्स का इनको ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से इन्हें अपनी जो लाइफ को प्लान करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका और IMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कि जो एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं, आपके क्रिएटिव में ये वर्ड था जो कि जिसने मुझे बहुत ज्यादा टच किया। जो आप अगर यंग लोगों को सही तरीके से अगर परिभाषित करना चाहते हैं तो आपने बड़ा ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, एस्पायरिंग जर्नलिस्ट, और उसको थोड़ा विस्तार दे दे तो एस्पायरिंग मास मीडिया प्रोफेशनल्स ये लोग हैं। ये क्योंकि अब जर्नलिज्म का जो दायरा है वो मास मीडिया के पूरे दायरे में एक छोटा था। मैं आपको एक मिनट रुकूंगा, हमारे डीन डॉक्टर अनिल निगम जी यही वर्ड यूज करना पसंद करते हैं। डॉक्टर अनिल निगम जी, आप मौजूद हैं? डॉक्टर अनिल निगम जी, अभी लगता है कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम उनके। जी, आप अपनी बात जारी रखें। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि वो सेंसिटाइज्ड हैं और पूरी संवेदनशीलता के साथ लेते हैं अपने बच्चों को। तो मैं ये कह रहा था कि जो अब इसमें क्या है, पूरा जीवन सीखने को पड़ा है। आपने अभी अब शुरुआत की है तो आप सीखते रहेंगे, लेकिन इस मोमेंट में, इस समय में जब आपको एस्पायरिंग कहा जा रहा है, तो मेरे लिहाज से अब आपकी जो सबसे पहली परीक्षा शुरू होगी वो ये होगी कि आपका फोकस कितना क्लियर है। और फोकस से मेरा मतलब ये है कि जब हम मास मीडिया की बात करते हैं तो मास मीडिया का दायरा बहुत बड़ा है। जर्नलिज्म उसका एक छोटा सा पार्ट है, बाकी उसमें तमाम सिनेमा, आजकल वेब मीडियम, तो ये तमाम चीजें उसमें शामिल हैं। तो आपका फोकस इस मायने में क्लियर होना चाहिए कि आपका वो फील्ड कौन सा है
द फील्ड विच इज कॉलिंग यू, जहां आपको जाना है और जहां से आपका बुलावा है। ये आपको अगर अभी स्पष्ट हो तो बेहतर है, क्योंकि 1-2 साल लोग इसमें गंवा देते हैं कि उनको दरअसल किस फील्ड में जाना है। कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि 1-2 साल के बाद वो जाना कहीं और चाहते थे, लेकिन चूंकि वो एक वन वे ट्रैफिक में फंस चुके हैं, तो वो निकल के दूसरी ओर शिफ्ट नहीं हो पाते। तो ये एक बड़ी तकलीफ बन जाती है जो आपको उम्र भर सताती है। तो इस तरह की गलती से बचने की कोशिश करें, अपना फोकस क्लियर करें। अब 3-4 साल एकेडमी में रहने के बाद आपको ये स्पष्ट हो गया है कि जो बड़ा मैदान है, पूरा जो दायरा है वो कितना बड़ा है और उसमें क्या-क्या अलग-अलग खंड है। जैसे समझाने के लिए अगर मैं बोलूँ तो पहले सिंपल 2 मीडियम की बात होती थी, प्रिंट और टीवी की। उससे पहले सिर्फ प्रिंट ही था। रेडियो के जर्नलिज्म को अलग रख के ही लोग देखते थे। तो वहां चुनने की बात होती थी, लेकिन अब आपके सामने वेब है, अब आपके सामने एडवर्टाइजिंग है, अब आपके सामने पीआर है, अब आपके सामने कॉम है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, अब आपके सामने मार्कॉम है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। तो तमाम जो है फील्ड है और इतने फील्ड है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके जो स्किल्स है, आपके जो गुण है, आपके जो बेसिक टेनेंट्स आपकी पर्सनैलिटी के है, उसको एक्सपोजर मिलने वाला कोई क्षेत्र ना हो। तो कोई ना कोई क्षेत्र आपको जरूर टच करेगा। तो आप अपना जो अभी का जो समय है उसमें से एक बड़ा हिस्सा निकाल के इस रिसर्च में दें। अब तो इंटरनेट का जमाना है, गूगल आपके सामने है। तो बिल्कुल कम समय में आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या-क्या क्षेत्र है और कौन-सा क्षेत्र है जो आपको मैच करता है। इस वक़्त के लिए मेरे हिसाब से यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और पूरी ज़िंदगी फ़ोकस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो उसकी आदत भी आपको अभी से पड़ जाएगी। सो मेरे हिसाब से मेरी जितनी जानकारी और समझ है, मैं आप लोगों से जो तमाम एस्पायरिंग मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, मास कम्युनिकेटर्स हैं, उनसे मेरी एक ही इल्तिजा है कि आप अपना फ़ोकस सबसे पहले क्लियर करें। उसके बाद आप पहला कदम रखेंगे और फिर आपका रास्ता खुलता जाएगा। मेरा ख़्याल है ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल आप इनॉग्रल जो आप अभी जी जी बिल्कुल, आप पूरे समय तक अभी साथ रहेंगे और जी, हमारे जी। जो स्टूडेंट जुड़े वो लगातार आपसे इंटरेक्ट करते रहेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मनोज जी ने भी बताई है कि विच फील्ड इज कॉलिंग यू। आप अपने दिल की आवाज सुनिए, वो कौन से फील्ड है जो आपको बुला रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप इन्होंने आपको दी है, जरूर ध्यान रखिए उसका। मनोज जी बहुत ही जितनी बड़ी इनकी पर्सनालिटी है उस हिसाब से उस तरह से बहुत ही विनम्र और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। इसलिए आप बेझिझक होकर इनसे अपने जो कोई अगर डाउट है आपके मन में या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी आपको हम मौका देंगे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसा हमने बताया कि हम लोगों ने कुल टोटल 6 इवेंट्स अपने इस मीडिया फिएस्टा में आयोजित किए थे, जिसमें न्यूज प्रेजेंटेशन था। न्यूज प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने वॉक थ्रू मंगवाया था। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जानने समझने वाले हैं वो जानते हैं कि वॉक थ्रू जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधा है, जहां पर कि आप न्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं खुद से। रिपोर्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। फिर हमने आरजे टॉक्स आयोजित किया था। ये रेडियो जॉकी जो लोग बनना चाहते हैं उनके लिए था। दैट राइट मैसेज के नाम से हम लोगों ने स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन भी आयोजित किया गया था, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को निखार सके। और फिल द कैनवास में हम लोगों ने आपसे पेंटिंग पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की थी, जाके आप जिसके भी अंदर वो रचनात्मक अभिवृत्ति है, वो कैपेबिलिटी है पेंटिंग की, वो अपने आप को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे ला सके। और फिर हमने शेरो शायरी की प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें आपकी जो आपकी लिखी हुई जो कविताएं हैं, जो शायरी है, जो शेर है, वो हम लोगों ने आमंत्रित किए थे। वो आप लोगों ने खुद से रिसाइट किए थे, वो हमारे पास आए। और फिर हमने स्नैपिट एक इवेंट रखा था जो फोटोग्राफी प्रतियोगिता थी, जिसमें कि आपको अपने कैमरे से या अपने मोबाइल के थ्रू पिक्चर्स कैप्चर करके भेजनी थी। तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस हमें मिला। जैसा भी तमाम लगातार हम लोग ये बात बोल रहे हैं बार बार कि देश भर से हमारे पास एंट्रीज आई हैं। जैसा अभी डॉक्टर अनिल निगम जी ने कहा कि जितनी एंट्रीज हमें अपने यहाँ से नहीं मिली, उससे ज़्यादा एंट्रीज बाहर से मिली हैं। तमाम बड़े बड़े कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। डीयू के जो काफ़ी कॉलेजेस थे वहाँ से पार्टिसिपेट मिला है। वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से एंट्रीज हमारे पास आई हैं। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल से एंट्रीज हैं। पटना यूनिवर्स कॉलेज से काफ़ी बड़ी संख्या में एंट्रीज आई हैं। तो
मोहाली से, बठिंडा से, तमाम जगहों के जो कॉलेज है वहां से एंट्रीज आई हैं। तो उन एंट्रीज में से हमने, हमारे जजेस ने, हालांकि बहुत मुश्किल डिसीजन था जिस तरह से आप लोगों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन हमारे जजेस ने, चूंकि जजमेंट करना होता है, तो जो क्राइटेरिया फिक्स किए थे उनके आधार पर हमने 5 फाइनलिस्ट चूज किए हैं। तो सबसे पहले हम आपको वो जो न्यूज प्रेजेंटेशन था वॉक थ्रू का, उनके 5 फाइनलिस्ट से आपको हम मिलवा रहे हैं। पहले वो वीडियो चलाएंगे, फिर मैं आग्रह करूंगा कि जो भी इसमें जिनका नाम आएगा वो अपने वीडियो और ऑडियो ऑन करके रखेंगे। आज तक बनते रहे जो हमारे जामिन, उनसे हम हाथ मिलाने से भी महरूम रहे। जगदीश प्रकाश के द्वारा लिखी ये 2 लाइनें पिछले 8-9 महीने से जिस तरह हमारी जिंदगी चल रही है उस पर पूरे तरीके से फिट बैठती है। कोरोना वायरस ने हम सब के जिंदगी में इस तरह दस्तक दिया है कि हम सब घरों में कैद होने को मजबूर हो गए थे। भारत के साथ साथ सभी देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया था। हालांकि अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना का प्रकोप अभी भी है। लेकिन इस लॉकडाउन और कोरोना ने पूरी दुनिया को टेक्नो फ्रेंडली या फिर यूं कहें डिजिटल फ्रेंडली बना दिया। इस लॉकडाउन में डिजिटल सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिली है। द प्रिंट के एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में ई कॉमर्स साइट से खरीदारी करने वालों में 17% की ग्रोथ देखने को मिली। तो वहीं इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार इस लॉकडाउन में भारत के 42% लोगों ने अपने जरूरत के सामानों के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया। तो वहीं इस लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी लॉन्च हुए जिसकी मदद से आज छोटे मोटे दुकानदार भी अपनी दुकान को ऑनलाइन लेकर आ चुके हैं। अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो इस लॉकडाउन में अब तक टेक्नोलॉजी की सहायता से स्कूल और कॉलेजेस ऑनलाइन चल रहे हैं। आज कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हमारे सारे काम डिजिटल बेस्ड हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमें डिजिटल की दुनिया में नए आविष्कार करने की जरूरत है। लोगों को टेक्निकल एजुकेशन देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन मयंक त्रिपाठी के साथ मैं मोहम्मद इस्राफिल खान, IIMT कैंपस। वो लिखा हुआ था कहीं पे 2 मिनट में, अभी नहीं होगा, 1 बजे होगा, अभी तो 2 घंटा है उसमें। कोरोना वायरस के चलते दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। आंकड़ों के मुताबिक अरबों लोग अपने ही घरों के अंदर कैद है। इस स्थिति में डूबते को तिनके का सहारा लेकर सामने आया है डिजिटल वर्ल्ड। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 47% भारत के अंदर 55% लोग डिजिटल डिवाइस पर अपना वक्त बिता रहे हैं। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस महामारी के दौर में डिजिटल खरीदारी के अंदर 70% का रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखा गया है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का कहना है कि लॉकडाउन में डिजिटल शिक्षा को भारत के अंदर बढ़ावा दिया गया। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। गूगल मीट और जूम जैसे एप्स रातों रात प्रसिद्ध हो गए। महामारी के इस दौर में भारत डिजिटल बन रहा है। इसका असर कुछ इस कदर हुआ कि इस साल भारत में मोबाइल पेमेंट्स ने एटीएम को भी पीछे छोड़ दिया। वहीं ई कॉमर्स कंपनीज को मिलने वाले ऑर्डर के अंदर 17% का उछाल देखा गया। किंतु महामारी के इस दौर ने डिजिटल विभाजन की खाई को और चौड़ा कर दिया। वंचित होते हुए देखा जा रहा है। असुविधा की मार सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ी है, किंतु सरकार द्वारा कड़े कदम इस ओर उठाए जा रहे हैं। आशा है भारत 2024 तक अपने डिजिटल बनने के लक्ष्य को जरूर पूरा करेगा। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद देश में डिजिटलाइजेशन का जो क्रम है वो तेजी से बढ़ा। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के लाखों एम्प्लॉइज अपनी कंपनियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बड़े बड़े होटल्स में होने वाले सेमिनार और मीटिंग्स गूगल मीट के जरिए की जा रही है। इतना ही नहीं, देश के सबसे चर्चित उपचुनाव मध्य प्रदेश के उपचुनावों के लिए डिजिटल रैलियां तक की गई, यानी कि जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी नजर आया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है। यहां तक कि इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की जो बैठक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई, जिससे तमाम मंत्री जो एक हॉल में एक कमरे में वल्लभ भवन की 6वीं मंजिल पर बैठक करते थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हुए नजर आए। बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग सेंटर से लेकर जो फुटपाथ पर सब्जियों के ठेले लगते हैं उनके पास तक विभिन्न प्रकार के जो डिजिटल पेमेंट ऑप्शन है वो QR कोड के जरिए नजर आने लगे हैं।
हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन और कोविड के संक्रमण से पहले ही भारत को डिजिटल बनाने के प्रयास शुरू कर दिए थे, जिसका साफ तौर पर फायदा इस पूरे कोविड-19 के संक्रमण के दौरान देखने को मिला। मीडिया फिएस्टा के लिए भोपाल से वासु चौरे। चालू है वो Israfil Khan. Hello everyone, I'm Thana Ranjan and I'm here to discuss the digital impacts on us post-lockdown. The COVID-19 pandemic has led to an inevitable surge in the use of digital technologies due to the social distancing norms and nationwide lockdown. People and organizations all over the world have had to adjust to new ways of work and life. We explored possible scenarios of the digital surge and the research issues that arise. An increase in digitalization is leading firms and educational institutions to shift to work from home. Blockchain technology will become important and will entail research on design and regulations. Gig workers and the gig economy is likely to increase in scale, raising questions of work allocation, collaboration, motivation, and aspects of work overload and presenteeism. Workplace monitoring and techno-stress issues will become prominent with an increase in digital presence. Online fraud is likely to grow along with research on managing security. The regulation of the internet, a key resource, will be crucial post-pandemic. संपूर्ण विश्व को आर्थिक, सामाजिक, भौतिक एवं नैतिक रूपी कष्ट से झकझोर कर रख देने वाली कोविड महामारी ने सभी को घरों में कैद कर दिया था। मानव जीवन के इतिहास में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्दों को ना तो पहले किसी ने सुना था और ना ही इसकी अहमियत से वाकिफ थे। परंतु समय के बदलते दौर में इंसानी ज़रूरतों और मानसिक स्थितियों को बरकरार रखने में आधुनिकता ने अपना परचम बखूबी लहराया। बेशक आज हम घरों की चारदीवारी से बाहर हैं, लेकिन आधुनिकता के बने महल में अब भी हम कैद हैं। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी से पूर्व एक व्यक्ति 150 मिनट सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था, लेकिन लॉकडाउन के वक्त यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता गया। 270 मिनट में कब तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। एक सर्वे के मुताबिक एक हफ्ते में भारतीय नागरिक 4 घंटे सोशल मीडिया पर बैठता है, जिसके नतीजतन सोशल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने की दर 87% हो गई है। ऐसा ही बड़ा बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिला। पहले शिक्षण संस्थानों में 80 से 85% अध्ययन अध्यापक और छात्र की मौजूदगी में होता था, परंतु समय की मांग ने स्कूलों, कोचिंग संस्थानों को इस कदर बंद होने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद संस्थानों में पसरा सन्नाटा चीख कर कोरोना महामारी की गवाही देता नजर आता है। कैमरा पर्सन मोहम्मद इसराफिल खान के साथ मैं मयंक त्रिपाठी, IIMT कैंपस, ग्रेटर नोएडा। तो ये वो 5 फाइनलिस्ट हमारे थे जो हम लोगों ने जो तमाम एंट्रीज आई थी वॉक थ्रू की उसमें से चूज किए। मोहम्मद इसराफिल खान, जुक्ता भूटानी, वासु चौरे, धन्या रंजन और मयंक त्रिपाठी आप मौजूद हैं सारे के सारे। उसके पहले मैं मनोज श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि वॉक थ्रू जो विधा है टीवी की, जो टेलीविजन न्यूज में जब आप वॉक थ्रू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, खासकर इस बदलते दौर में जहां पर आपके पास समय बहुत कम होता है कि आप प्रॉपर खबरों को कवर करें और बाइट्स लें और फिर उसको भेजें और उसकी स्क्रिप्टिंग हो फिर उसकी एडिटिंग हो। उस दौर में वॉक थ्रू जो है बहुत ही प्रचलन में है, जहाँ पे आप ऑन द स्पॉट खुद ही न्यूज कवर करते हैं और बिल्कुल ऑन द स्पॉट अपनी स्क्रिप्टिंग दिमाग में ही तैयार करके सब कुछ कैमरे के सामने ही बोल देते हैं। तो इससे जो न्यूज की गति है बहुत तेज हो जाती है, काफी समय बच जाता है। तो क्या ध्यान रखना चाहिए एक अच्छा वॉक थ्रू करने के लिए, मनोज जी? देखिए, वॉक थ्रू जो है वो उसके नाम से ही आप सबसे अच्छा की ले सकते हैं। जैसे अभी जो फाइनलिस्ट को हमने देखा, ये सारे स्टूडेंट्स हैं और सब में बहुत ही एनर्जी और कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। लेकिन वॉक थ्रू क्या है कि आपको अपने सब्जेक्ट से गुजारना होता है उस व्यूअर को। तो जनरली वॉक थ्रूज यूज किए जाते हैं ऐसी जगह पे जहां की एक रिपोर्टर एक फ्रेम में, जब वो पीटीसी करता है तो उसका फ्रेम स्टैटिक होता है, तो स्टैटिक फ्रेम में पूरा सब्जेक्ट इस तरीके से कवर नहीं हो पाता जिसमें कि वो उसको दर्शक को समझा पाए। तो जो कैमरा होता है वो फ्री हो जाता है वॉक थ्रू में,
और रिपोर्टर जो होता है वो भी स्टैटिक नहीं रह के मूव कर सकता है, और वो मूव करता है। तो जैसे एक टिपिकल एग्जांपल आप ये समझिए कि जैसे कोई बिल्डर अगर कोई सोसाइटी या बिल्डिंग बनाता है तो उसके लिए एक वॉक थ्रू प्रेजेंटेशन वो बनवाता है ग्राफिक्स के थ्रू। उसमें क्या होता है कि आपको उसके पूरे मकान में कैमरा यूं घूम के और दिखाता है, उसमें तमाम मूवमेंट होती है। तो वॉक थ्रू में कैमरे का पूरा मूवमेंट आप यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट को हाईलाइट करने में, डिटेल में जा सकते हैं, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो कोई एक ऐसे सिचुएशन में जैसे अभी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर वहां पे वॉक थ्रू करना होगा तो आप कहीं से स्टैटिक नहीं करेंगे, बल्कि एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पे फिनिश करेंगे। और जितना टाइम आपको अलॉटेड है 1 मिनट या 1.5 मिनट, उस 1-1.5 मिनट में जो चीजें आपके सामने हो तमाम चीजों को दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे। तो जो चीजें दिख रही है वो, और जितना दर्शक उससे समझ सकता है सीधे तौर पर वो समझ जाता है। लेकिन दिखाने के अलावा भी अगर आपको कुछ बात बतानी हो, अगर लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आप ये बताना चाहते हैं कि इस बैठने से पहले इन लोगों ने एक बैठक की थी, तो बताएंगे आप बैठक के बारे में, और वो बैठे हैं वो दिख जाएगा। तो आप अक्सर ये टेलीविजन पे भी देखते होंगे कि रिपोर्टर ये कहता है कि देखिए आपके सामने ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो दर्शक दरअसल वो देख ही रहा होता है, उसको वो चीज बताने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ ये बताना होता है कि ये जो लोग इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठे हैं, है ना, इन्होंने इससे पहले एक बैठक की थी, काफी विचार मंथन किया था, जो भी इनको ऑप्शंस मिले थे उस पर विचार किया और उसको फेल होने के बाद भी वो बैठे हैं। तो वॉक थ्रू प्रैक्टिस से निखरता है, और बेसिक्स अगर आप क्लियर रखेंगे तो आगे आपको सुविधा होगी इसको और निखारने में। जी, आप लोग जुड़े हैं, इसराफिल खान, युक्ता भूटानी, वासु चौरे, धान्या रंजन, मयंक, आप लोग जुड़े हैं? जी सर। कुछ आप पूछना चाहते हैं, समझ जाते हैं? धान्या, युक्ता, इसराफिल, मयंक, वासु, जब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अभी मनोज जी ने बताई है कि आपके विजुअल्स जो है वो आपके वॉक थ्रू के साथ मैच करने चाहिए। हालांकि ये चीज अभी कम मिल पाई थी हमें आप लोगों के बीच, लेकिन फिर भी आप लोगों ने काफी अच्छा प्रयास किया था और वो एक फील आई रही थी वॉक थ्रू की चाहिए थी। और मुझे याद आ रहा है मनोज जी कि जब हम लोग शुरुआती दौर में वॉक थ्रू करते थे तो इस तरह से, क्योंकि उसमें टीवी की शुरुआत हो रही थी, एक दशक 1-1.5 दशक पहले की बात करें, तो किस तरह से चीजें निकलती आती थी और फिर उसमें से हम लोग और इम्प्रोवाइज करते थे। तो इस बात पे अक्सर चर्चा होती थी कि भाई जो दिख रहा है उसके लिए टीवी में टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो जो दिख रहा है उसके लिए उसको वही आप टाइम बर्बाद ना करें। अमित, यहाँ पर एक एक्सपीरियंस में, चूंकि आपने बात निकाली, देखिए जब हम लोगों ने सहारा का रीजनल चैनल शुरू किया था उस वक्त जो है चैनल्स बहुत कम थे, टेलीविजन की विधा जो है बहुत कम लोग जानते थे, और जो लोग जानते थे उसका बहुत ही क्लासिक एक रूप आपको बताते थे कि इस तरीके से होना चाहिए। जैसे हम जो स्टोरीज एडिट करते थे वो कट टू कट पे करते थे, ट्रांजिशंस हम लोग यूज नहीं करते थे। तो वॉक थ्रू जब हमने अपने चैनल में इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि हम पैकेजिंग करते थे, तो वॉक थ्रू हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग टाइम बचता था। अगर किसी जगह पे जाकर रिपोर्टर एक स्टोरी करता है और आपको भेजता है, तो पहले आप उसकी कॉपी एडिट करते हैं, फिर उसके वॉइस ओवर्स करते हैं, फिर उस पर एडिटिंग करते हैं, बाइट्स लगाते हैं, इसमें काफी समय जाता है। और वॉक थ्रू में अगर आपके पास एक अच्छा रिपोर्टर है और वो वॉक थ्रू कर सकता है, तो आप कट टू कट उस वॉक थ्रू को जो काम 1.5-2 घंटे 3 घंटे लगने का है उसको आप 10-15 मिनट में कर सकते हैं। तो इस वजह से ही हम लोगों ने वॉक थ्रू की शुरुआत की थी, और ये एक बड़ी वजह होगी आपको जब वॉक थ्रू करने के लिए कहा जाएगा। जी बिल्कुल। और उस समय और वॉक थ्रू ऐसा क्वेश्चन में है कि अब ज्यादातर चैनलों पे आपको वॉक थ्रू ही दिखाई पड़ता है। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? इसराफिल, मयंक, धान्या रंजन, आप दिखाई पड़ रही मुझे। युक्ता, आप जुड़ी हैं? जी सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर से। बताइए युक्ता। सर, ये कोरोना की इस पैंडेमिक के टाइम में वॉक थ्रू घर से कैसे पॉसिबल है, अगर तुम करना चाहते हो? हाँ, ये जो सवाल आपने किया, ये जब आप लोग वॉक थ्रू कर रहे थे तो ये चीज जो है वो स्वयं आ रही थी सामने, क्योंकि आप पैंडेमिक सिचुएशन में कर रहे थे। लेकिन आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा प्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने बात में कोई वैल्यू एडिशन कर पाए, क्योंकि आप
पैंडेमिक सिचुएशन, हालांकि अभी लॉकडाउन नहीं है, अब लॉकडाउन नहीं है तो आप लोग हर काम के लिए बाहर निकल रहे हैं तो वॉक थ्रू के लिए भी निकल सकते हैं। बावजूद इसके अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी है तो आप वॉक थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि वॉक थ्रू आपका नहीं होता, वॉक थ्रू किसी सिचुएशन का होता है, किसी इवेंट का होता है, किसी जगह का होता है। तो किसी ऐसे सिचुएशन में जब आप उस जगह को नहीं दिखा सकते, उस चीज को नहीं दिखा सकते, तब जो वॉक थ्रू आप करेंगे वो वॉक थ्रू नहीं होगा। दरअसल वो एक रिपोर्टिंग होगी आपकी, आपका पीस टू कैमरा ही होगा वो। तो इसलिए आप थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन आप जरूर कर सकते हैं कि इंटरनेट पे जैसे आप तमाम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल एक्सपेंशन की बात की, तो आप एक लैपटॉप के साथ ये काम कर सकते थे जहां आप ये बता सकते थे। यही उपाय है। और अगर आप घर में बंद हैं तो बंद घर का ही वॉक थ्रू कर सकते हैं और बंद घर ही आप दिखा सकते हैं। अगर वो आपका सब्जेक्ट नहीं है तो उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं। जी, वाशम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो कोई और सवाल किसी के मन में वॉक थ्रू से रिलेटेड? आशीष, राफिल, मयंक, वासु? यस सर, मैं करना चाहूंगा सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। राफिल, पूछिए आप। जी सर, मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि जैसे जो हमारा ये न्यूज प्रेजेंटेशन IMT मीडिया फेस्ट का जो ये कंपटीशन था, तो इस कंपटीशन में हमें जो टॉपिक दी गई थी, डिजिटल इम्पैक्ट अस ऑन पोस्ट लॉकडाउन। तो सर ऐसे टॉपिक पे सर क्या ये फील्ड रिपोर्टिंग या फिर वॉक थ्रू सर करना कैसे पॉसिबल है सर? मतलब अगर इस टॉपिक पर अगर हम फील्ड में जाके करना चाहें डिजिटल इम्पैक्ट। बिल्कुल। एक तो बात ये है कि ऐसे बड़े सब्जेक्ट्स पे वॉक थ्रू नहीं होता, क्योंकि ये एकेडमिक है। तो ये आप एक सिमुलेटेड काम आपसे एक उसका आप कह सकते हैं कि एक नमूना आपसे लिया जाता है। तो इसलिए सब्जेक्ट बड़ा हो सकता है एकेडमी में। जब आप काम कर रहे होंगे तो ऐसे सब्जेक्ट्स पे आपको वॉक थ्रू करने के लिए नहीं कहा जाएगा, कोई खास होगा। अब दूसरी समस्या ये है कि इसमें कैसे कर सकते हैं। इसमें आप कर सकते हैं, आप अपने पड़ोस के किराना दुकान में जा सकते हैं, या आप किसी भी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां अभी हाल में डिजिटाइजेशन हुआ है। और चूंकि वो चीज आम लोगों से जुड़ी होगी, तो जैसे हमारे घर के बाहर एक सुपर स्टोर है और वहां पर हम पैंडेमिक सिचुएशन में जब हम जाते थे तो वो लोग मैन्युअली हमारा टेम्परेचर लेते थे। अब क्या है कि एक स्टेप आगे बढ़ के उन लोगों ने एक छोटा सा टैबलेट साइज का एक इक्विपमेंट लगा दिया है, जिसके सामने आप खड़े होते हैं एक निश्चित दूरी पर इस तरीके से अपना चेहरा आगे करके, तो वो आपका टेम्परेचर ले लेता है। इस तरह की हजारों चीजें जो है वो क्रॉप अप करके आई हैं अभी आपके आसपास में। इनमें से किसी को भी आप चुन सकते हैं और वहां से आप बता सकते हैं कि क्यों ये जरूरत पड़ी कि डिजिटाइज किया जाए और कैसे डिजिटाइजेशन में जो हमने आज तक उपलब्धि हासिल की है उसने हमारी मदद की, यानी हमने कहां से उसको हासिल किया। ऐसा हो सकता है कि जो चीज अभी डिजिटाइज हुई है या जो नई चीज देखने को मिल रही है वो किसी लड़के ने इनोवेट किया है या पड़ोस की ही कोई कंपनी थी जिसने दिया है। ये तमाम जो पूरा सिनेरियो है उसको आप उकेर सकते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। और उसके लिए जब आपके पास सब्जेक्ट इतना बड़ा है पूरी दुनिया के डिजिटाइजेशन का, तो आप पूरी दुनिया को वॉक थ्रू तो कर नहीं सकते। उसका एक रिप्रेजेंटेशन उठा के और उसके अराउंड जाके जो वहां दिख रहा है उसकी मदद लेते हुए जो आप बात कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल। आपसे एक्सपेक्टेशन यही थी जो हम लोग एक्सपेक्ट किया था कि आप कोई, चूंकि टॉपिक हम लोगों ने बड़ा रखा था, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, इस कारण से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते थे। जैसे अगर मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं तो आप यही दिखा सकते थे कि ये इम्पैक्ट है डिजिटल, किस तरह से डिजिटल इम्पैक्ट चेंज हुआ है आफ्टर लॉकडाउन की अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। जो और भी एग्जांपल मनोज जी ने दिए, तो आप एक इंसिडेंट उठा करके उसके थ्रू अपनी बात जो है वो वाइड स्पेक्ट्रम में रख सकते थे। ठीक, चलिए, तो ये हमारा न्यूज प्रेजेंटेशन के फाइनलिस्ट थे। अब थोड़ी देर में हम इनमें से जो विनर होगा उसका नाम अनाउंस करेंगे। और अब हम बढ़ रहे हैं आरजे टॉक की ओर। अब हम आपको आरजे टॉक के फाइनलिस्ट दिखाते हैं। दोपहर के बज रहे हैं 2:30, मगर मत लीजिए अंगड़ाई, क्योंकि मैं आ गया हूं अपनी आवाज के साथ। जी हाँ, मैं हूं आरजे आशुतोष और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 FM। दोस्तों, आज मैरी क्रिसमस है, तो सबसे पहले मैरी क्रिसमस एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर भी ले लीजिए आप मेरे से।
मगर क्या होता है ना, आज मैं देख रहा हूँ कि लोग बाहर निकल रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं, परिवार वालों के साथ घूम फिर रहे हैं। बहुत लोगों को देखा है कि वो खुशियां भी गरीबों में बांट रहे हैं। बांटिए, बहुत अच्छी बात है, इसको ह्यूमैनिटी कहते हैं और अभी हमारे देश में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मगर तस्वीर खिंचवाने के लिए लोग जो हैं वो मास्क नीचे उतार रहे हैं और फिर मास्क पहन नहीं रहे हैं। देखिए, खूबसूरती अन्य जगह होती है, मगर अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी खूबसूरती भी आपके साथ रहेगी। इसलिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए भले ही आप मास्क नीचे कर लें, मगर उसके तुरंत बाद ही मास्क चढ़ा लें, क्योंकि मास्क ज़रूरी है। क्योंकि कोविड अभी भी हमारे साथ है और हमें इसको ख़त्म करना है, तो हमें मिलकर इसके साथ लड़ना होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको फिर से मेरी क्रिसमस कहता हूँ, आपको शुभकामनाएं, और सुनते रहिए मुझे, यानी कि आरजे आशुतोष को। जी, बाय बाय। जी हाँ, अब मास्क के बिना कहीं भी नो एंट्री, क्योंकि अब मास्क पहचाना मुझे। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे बाबा, डॉन नहीं, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त आरजे शिखा फ्रॉम मिर्ची मिर्ची मिर्ची। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना, रेडियो मिर्ची। अब देखो यार, कपड़ों की मैचिंग के जूते या इयररिंग पहनना या ना पहनना एक ही बात है, लेकिन कपड़ों की मैचिंग के मास्क जरूर लगा लेना, क्योंकि मास्क इज अ न्यू टास्क। बाकी कोरोना से तो सिर्फ एक ही सवाल है, अतिथि तुम कब जाओगे? Hello everyone, wish you a very happy, masked and sanitized Christmas and New Year. इस साल का क्रिसमस बहुत ही स्पेशल और मैजिकल है। वो इसलिए क्योंकि सैंटा ने डिसाइड किया है कि वो इस साल हम सभी लोगों को गिफ्ट्स देंगे और वो भी हमारे घर तक डिलीवर होंगे। सो दिस क्रिसमस इट्स होम डिलीवरी ऑफ गिफ्ट्स। बट सैंटा ने एक कंडीशन रख दी है। सैंटा ने कहा है कि ये प्रेशियस गिफ्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उनका एक छोटा सा टास्क पूरा करेंगे। डोंट वरी, टास्क कोई बड़ा नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल टास्क। सैंटा ने कहा है कि जो लोग प्रॉपरली मास्क पहनेंगे उन्हीं को गिफ्ट मिलेगा। So this Christmas and New Year, don't forget to wear your masks properly, because if you do it, then Santa will give you precious gift of good health and immunity at your doorstep. So this Christmas, mask is the new task. Good evening, India. You are listening to Frequency PB10 with RJ Vinayaka Sharma. So guys, today we are going to talk about masks. The necessity that now have become like an accessory. Yes. So whenever I used to visit a hospital during my childhood days, I used to get fascinated by seeing doctors wearing these masks. But never in my wildest dreams I ever thought that in 2020 we all would be wearing masks. But now these masks have become like a style statement today. How? Because ladies grab all the opportunities to flaunt their masks, matching with their dresses. Children are attracted by their Ben 10 and Shin Chan masks. However, our ears have to carry a lot of burden. How? Let me tell you. First of all, our glasses, sometimes our headphones, sometimes our hair bands, and now these masks. So these masks have definitely become like a task, and don't know till how many more days it will last. You know what? लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्चुअली एंडलेस होती नहीं है, पर वो इतनी देर तक चलती जाती है, ऐसा लगता है जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही है। Hey, this is Komal. You have already heard something you were irritated with, like नमस्कार। कोविड से इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है। आई एम श्योर इस टाइप के कॉलर ट्यून से तो आप बहुत परेशान होंगे, है ना? और काहे नहीं हो, दूसरा ससुरा ई मास्क, आदमी सांस ले तो ले कहां से? अरे अरे, हमारा कहने का मतलब है सफोकेशन ये भी तो होता है, काहे पहने ही मास्क। और मास्क तो जैसे नया स्टाइल होते जा रहा है, नया ट्रेंडे होते जा रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। तो क्या बोलती पब्लिक, घर पे रहने का, फेस मास्क लगा के निकलने का। तब तक के लिए मैं हूं कोमल, बने रहिए हमारे साथ, कहीं नहीं। टिल देन स्टे हेल्दी, ब्रीथ सेफ। वेरी वेल डन।
तो ये हमारे वो 5 फाइनलिस्ट थे आज टॉप के, जिसका टॉपिक था टास्क मास्क, और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आप सबने दी। संतोष, शालिनी शिखा, सुरम्या कौशिक, विनायका शर्मा, कोमल तिवारी, आप सबका ही प्रस्तुति बहुत अच्छा रहा। और अब थोड़ी देर के बाद हम आप में से विनर जो होगा उसकी घोषणा करेंगे। मनोज जी, आप मैं देखा है कि कितनी मेहनत की थी आप अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ कुछ टिप्स आप दें लोग किस तरह से अपनी आवाज पे काम कर सकें और अपना जो उनका वॉइस ओवर है उसको बेहतर बना सकें। देखिए, आवाज तो ऊपर वाले की देन होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते सिवाय इसके कि उसको आप और बेहतर बनाएं। नहीं, फिर भी और मेरा मानना ये है कि दुनिया के हर हाँ अमित, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, ये सब चीजें बहुत ही मायने रखती हैं जब आप टीवी या हाँ, रेडियो बोलते हैं तो। बहुत सारी चीजें हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं और इसके लिए बाकायदा बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेस हैं। तो एक तो जो आप लोगों के जो पीसेस मैंने सुने वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही उत्साह से आप लोगों ने किया है और जितनी बात आपको समझ में आई उसको आपने रखने का बड़ा ही सुंदर प्रयास किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। एक चीज जो मुझे लगी तमाम पार्टिसिपेंट्स में कि आप सब्जेक्ट को किस तरीके से डील कर रहे हैं। तो अभी चूंकि आप लोग नए हैं और शायद सब्जेक्ट लेवल पे आप उतना आपने नहीं सोचा होगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मास्क जो है वो नया फैशन स्टेटमेंट बन गया है, स्वैग बन गया है। तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मास्क को आप जब कह रहे हैं कि इससे इरिटेशन होता है तो आप वहां पे इस संदेश को थोड़ा दूसरी तरीके से मोड़ सकते हैं कि चलो यारों इसको बनाते हैं अपना फैशन स्टेटमेंट। और कैसे बनाते हैं ये आपको बताएगी आरजे जो भी हो, सौम्या है या विनायका है, व्हाटएवर। तो एक ये बात हुई। दूसरी बात जो अमित ने कही कि आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी आवाज को निखारने के लिए, लेकिन कुछ बातें जो बेसिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 बात, हर एक सेंटेंस में पॉज होते हैं एंड पंच होते हैं। पॉज कहाँ पे आपको रुकना है, पंच कहाँ पे आपको जोर लगाना है। जैसे आइए चलते हैं पटना, तो इसमें आप अगर पॉज आपको डिफाइन करना है तो आइए चलते हैं पे पॉज है, और पंच कहाँ पे है, पटना, आइए चलते हैं पटना। तो ये पॉज एंड पंच जो है ये एक बड़ी बेसिक चीज है आपके आवाज के लिहाज से। और दूसरी चीज ये है कि हिंदी है तो क ख ग घ अंगा, और अंग्रेजी है तो ABCDEFGH, यहाँ से होती है शुरुआत। तो अगर आपने क ख ग घ को सही तरीके से साध लिया है तो पटना, रांची, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम और पुट्टुपर्थी कोई भी आप अब बोल सकते हैं। उसी तरीके से अंग्रेजी भी, तो शुरुआत जो है वहां से कीजिए। क ख ग घ से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से फिर आगे बढ़ता है सिलसिला। तो ये कुछ बुनियादी बात है, बाकी आप लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, अच्छा लगा, मन लगा। चलिए, तो बहुत ही काम की बातें, जो बेसिक जो टिप्स होते हैं जो शायद आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, वो मनोज जी आज आपको दे रहे हैं और मुझे यकीन है कि आपको जरूर फायदा मिलेगा इसका। तो आशुतोष, शालिनी, सौम्या, विनायका, कोमल, आप मौजूद हैं और कुछ कोई पूछना चाहता है? संक्षेप में बात कीजिएगा, हमारे पास समय की थोड़ी आज तो कमी है, मनोज जी को 11:30 बजे जाना है, तो उसी हिसाब से हमें अपना प्रोग्राम डिफाइन करना होगा। यस सर, मैं Yes. मुझे एक सवाल पूछना। विनायका, पूछिए आप। यस सर, मनोज सर से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो न्यूज एंकर होते हैं न्यूज चैनल में, वो सिर्फ एंकरिंग के लिए आते हैं या फिर उनके कोई और टास्क भी होते हैं? देखो जी, कहीं पे भी जो पूरा जो काम काज होता है ना, तो सब लोग मिलजुल के करते हैं। अभी निर्भर करता है कि आपका मिजाज कैसा है। हो सकता है कि आप एक न्यूज एंकर के तौर पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाए गए हों, लेकिन आने के बाद आपने महसूस किया कि आपको तमाम काम आना चाहिए, या फिर आपके मैनेजमेंट ने महसूस किया कि आपसे दूसरे काम भी लिए जा सकते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन होता है और भांति भांति के लोग होते हैं। कुछ एक्टर्स डायरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ एक्टर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स भी होते हैं, सिंगर्स भी होते हैं, लेकिन सारे एक्टर्स सिंगर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू। रम्या, आप कुछ पूछ रही हैं? हाँ जी, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल सेशन। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि विद द ऑनसेट ऑफ ऑनलाइन रेडियो एंड पॉडकास्ट्स,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे चेंज हुई है रेडियो जॉकीज की, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन चेंज्ड? रिगार्डिंग मतलब आप कह रही हैं एक पॉडकास्ट से जोड़ के? हाँ जी, पॉडकास्ट और ऑनलाइन रेडियो के आने से. हाँ, तो आपके लिए बहुत सारा स्कोप बढ़ गया है. दूसरी चीज ये देखो, आप ये समझो कि दुनिया में 3 ही चीज है आपके लिए और कुछ भी नहीं है. सबसे पहली चीज है आपका टारगेट ऑडियंस. वो कौन है आपको पता होना चाहिए. आप रेडियो से जा रहे हैं तो कौन है, इंटरनेट के थ्रू जा रहे हैं तो कौन है. पॉडकास्ट सिर्फ एक नया नाम है और कुछ भी नहीं है. पॉडकास्ट ऑडियो कम्युनिकेशन का सिर्फ एक नया नाम है. आप लाउड स्पीकर पर जा रहे हैं रिक्शे पे बैठ के, तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, तो ऑडियंस आपको पता होना चाहिए. दूसरा मीडियम, आपको मीडियम पता होना चाहिए. आप रिक्शे पे बैठे हैं, लाउड स्पीकर पे जा रहे हैं, तो आपका मीडियम क्या है. आप इंटरनेट के थ्रू कहीं रीच आउट कर रहे हैं तो आपका मीडियम क्या है. अगर आप रेडियो पे बोल रहे हो तो आपका मीडियम क्या है. सो मीडियम के अपने लिमिटेशंस होते हैं, अपनी उसकी स्ट्रेंथ होता है, अपने शॉर्ट कमिंग्स होते हैं. उसको जानना बेहतर अच्छे तरीके से. और तीसरी बात है, ये मैसेज क्या है आपका, आप संदेश क्या पहुंचा रहे हो. इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हर जगह काम करता है, पॉडकास्ट में भी काम करता है. तो जो आपकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो आपकी बुनियादी तैयारी है, वो सब जगह बराबर है और उसमें ये तीनों चीज का ध्यान आपको रखना होता है. बाकी पॉडकास्ट में कुछ भी नया नहीं है. पॉडकास्ट वही ऑडियो कम्युनिकेशन है जो पहले आप रेडियो से करते थे या माइक्रोफोन से करते थे या व्हाटएवर वाज द. मनोज जी का फेसबुक आप ज्वाइन कर सकती हैं. ये लगातार अपनी बातें जो माध्यम से भी रखते रहते हैं पॉडकास्ट के थ्रू. तो चलिए अब हम अगले इवेंट पर बढ़ते हैं. शालिनी, आप कुछ पूछ रही हैं? यस सर. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग सर. मेरा सवाल ये है कि मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ बीजेएमसी में, और अगर मेरा इंटरेस्ट दोनों तरफ है, एंकर की तरफ भी और रेडियो जॉकी की तरफ भी, तो मुझे किस दिशा में सबसे पहले बढ़ना चाहिए? देखिए, एंकर और रेडियो जॉकी में बहुत बड़ा अंतर होता है. जैसे जैसे आप स्पेशलाइज करते हैं तो दोनों अलग होते जाते हैं. और कभी कभी आप देखते हैं कि कोई एक बड़ा एंकर है और वो रेडियो जॉकी भी है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसने अपनी ब्रांडिंग इतनी अच्छी कर ली होती है, अपना ब्रांड इतना बड़ा बना लिया होता है कि सपोज एक बड़ा एंकर है, अगर वो रेडियो जॉकी बन के कहीं आएगा तो लोग इस वजह से उसके पास जाएंगे क्योंकि वो बतौर एंकर उसको जानते हैं. तो ये दो चीजें हैं. आपको अगर दोनों में हाथ आजमाना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको एक नाव जो जहां आपकी दोनों टांगे होंगी, वो नाव आपको पता होनी चाहिए. और दूसरी नाव जो है उस पर आप कभी कभी जा सकते हैं, लेकिन दोनों पर आप एक साथ नहीं चल सकते. ये अच्छा नहीं. आप चल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा नहीं. सर, which one I should opt for permanent? ये आपको खुद डिसाइड करना होगा. I don't know you now, so it will be difficult for me to suggest anything. Your own decision. Right away. तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जैसा मनोज जी ने कहा कि दोनों नाव पर एक साथ पैर मत रखिएगा, अदरवाइज गिरना तय है. एक नाव पे रखिए एक बार में, उस पर अच्छे से पूरा कर लीजिए, फिर दूसरे नाव पे आप जाइए. चलिए, तो अब हम अगले इवेंट की ओर बढ़ रहे हैं. हमारा अगला इवेंट है शेर व शायरी. They left their home for the nation. Their heart sees no discrimination because they are the God's ultimate creation. For us, they left their festivals and celebration. For us, they laid a strong foundation because they are the God's ultimate creation. Their family felt the pain of separation. For months and weeks, there was no communication because they are the God's ultimate creation. To serve the country is their occupation. Yes, you guessed it right. The Corona warriors did the real transformation. A salute to them from whole nation, the real heroes and our inspiration.
because they are the God's ultimate creation, because they are the God's ultimate creation. So thank you so much. I am Vinayaka Sharma from journalism second year, and the poem Helping Hand During Corona Pandemic I wrote myself, and I hope you like it. Thank you so much. एक सलाम कोरोना वॉरियर्स के नाम बाय सौम्य प्रकाश। चलो पता चल गया आज, इस बीमारी का नहीं है कोई इलाज। काफी कुछ सिखाया है इसने, परिवार क्या है बताया है इसने। यूं तो काफी दूर है सब, पर सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझाया है इसने। काफी महीनों से लड़ रहे हैं बच्चे भी, सब बोल रहे हैं। ना जाने कैसे खड़ी है ये, जो कभी ना डरे वो भी डर रहे हैं। पर इस डर में एक सहारा मिल रहा है, जिससे सबके दिलों को सुकून पहुंच रहा है। जो सुना था भगवान होते हैं, वो सच होता दिख रहा है। पुलिस का रक्षक होना साबित हो रहा है। चलो कोरोना, तुमने ये आजादी का असली मतलब जैसा ईयरफोन मेरा गिरा था वैसे ही से भाई रखे। लेकिन क्या बोलूं, छोड़कर अपना घर परिवार, बचाने को हमारा संसार। अनगिनत है उनके उपकार, जो बन के आए उजाला, मिटाने को ये अंधकार। मैं ओशिन अग्रवाल आज अपने देश के उन सभी कोरोना योद्धाओं को, जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान को बचा रहे हैं, ये कविता समर्पित करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है कि ना भूलेंगे कभी उन सफेद कोट वालों को, जो बनकर आए मसीहा लड़ने इस बीमारी को। याद रखेंगे उन खाकी वर्दी वालों को, जो आए सड़क पर हमको बचाने को। सलामत थे जब हम घर के भीतर, जूझ रहे थे वो बाहर होके निडर। बनकर खड़े रहे ढाल हमारी, ताकि छू न सके हमें ये महामारी। करता सारा देश आज उन्हें सलाम है, उनकी मेहनत और कुर्बानी पर हमें नाज है। जो स्वार्थों को त्याग कर रात दिन जाग कर फर्ज शिद्दतों से निभा रहे। कचरा उठाने से मरीजों को बचाने तक हर जरूरत की चीज घर पहुंचा रहे। शुक्रिया अदा करती हूँ इन योद्धाओं का, जो इस देश के लिए खड़े रहे आखिरी दम तक। इनके सम्मान में चाहे बजा लो आज कितनी भी तालियां, लेकिन इनका ऋण कभी ना हम चुका पाएंगे। चाहे ये वक्त बीत जाए, लेकिन इनके साहस के गीत फिर भी हम गाएंगे, फिर भी हम गाएंगे। धन्यवाद। मौसम में राहत भरी धूप देखा, हाँ जमी पर मैंने फरिश्तों का रूप देखा। कुछ भूखों को खिला रहे थे खाना, तो कुछ मजदूरों को करवा रहे थे घर के लिए रवाना। ख्वाब मुकम्मल करते रहे तमाम भीगी आंखों के, खुशियां बांटी जगह बनाई अपनी दिल में लाखों के। हाँ अपने देश में मानव के भेष में वक्त के अनुरूप देखा, जमी पर मैंने फरिश्तों का रूप देखा। कोरोना को हराने का ख्वाब लिए, बिन बोले आंखों में हमवतन होने का जवाब लिए। 2 गज दूरी इसलिए मजबूरी, आपसी दूरी बनाने को। कहानियां कई शुरू हुई पर रह गई अधूरी बनाने को। अनजान दामन को रिश्तों के स्वरूप देखा, जमी पर मैंने फरिश्तों का रूप देखा। मजबूरों को, मजदूरों को और गर्द में लिपटे भूरों को, जो भूल गए थे दुनिया को, हाँ ऐसे ऐसे अधूरों को पास बुलाकर याद दिलाया फिर से उनके ख्वाब को। फिर दुनिया ने देखा जैसे देखते हैं महताब को। कोरोना के केस में डॉक्टर के भेष में खुदा का रूप देखा, जमी पर मैंने फरिश्तों का रूप देखा। हाँ सर्द मौसम में भी राहत भरी धूप देखा, जमी पर मैंने फरिश्तों का रूप देखा।
चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये वो कविताएं थी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने खुद लिखी थी, और बस एक ही बात है कि दिल से लिखिए, तो दिल से लिखी हुई चीज लोग दूसरों को भी दिल तक पहुंचती है। और चूंकि समय कमी है, इसलिए हम अब सीधे बढ़ते हैं हमारे जो पोस्टर मेकिंग के जो फाइनलिस्ट हैं उनको दिखाते हैं। Many congratulations मीशा, ऋषिता, कीर्ति गुर्जर, अनुलिका और पाशु शर्मा। आप लोगों की जो पेंटिंग्स थी वो चूज हुई हैं, आप फाइनलिस्ट हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने द राइट मैसेज इवेंट यानी स्लोगन इवेंट की ओर, स्लोगन कंपटीशन की ओर। So, lots of hearty congratulations to Jagrati Biswas, Aparna Sri, Saurabh Kumar, Lakshmi Sirohi और अफनान हाबिब। आप सब हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, फाइनलिस्ट हैं इस इवेंट के। तो अब वो टॉप 5 एंट्रीज आपने देखी। अब आपकी जो एंट्रीज थी उनमें से हमने टॉप 3 एंट्रीज चुनी है। अभी तक जो आपने वीडियोस देखे वो सीरियल वाइज नहीं थे, अब वो मिक्स्ड वीडियोस थे, उससे पोजीशंस डिनोटिंग होती थी। अब हम आपको जो रिजल्ट अपना दिखाएंगे, दिल थाम के बैठिए, बहुत जल्दी अब आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। और ये हमने आप में से तीन फाइनलिस्ट चूज किए हैं, थर्ड पोजीशन के लिए, सेकंड पोजीशन के लिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए। जो फर्स्ट विनर होगा उसको 2100 रुपीज का कैश प्राइज मिलेगा, ठीक है, वो आपके अकाउंट में पहुंचेगा।
और बाकी जो सेकंड और थर्ड विनर होंगे, जो सेकंड पोजीशन थर्ड विनर तक, उनको ई सर्टिफिकेट्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो अब दिल थाम के बैठिए, सो होल्ड योर ब्रीथ। अब वो समय आ गया है जब हम रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। सबसे पहला इवेंट हमारा था वॉक थ्रू, और अब हम वॉक थ्रू के विनर्स आपके लेकर के हम लेकर के आपके बीच आ रहे हैं। अमित जी, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब विनिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो सर्टिफिकेट मिलेगा ही, लेकिन जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल जी जी। तो चलिए अब दिल थाम के बैठिए, होल्ड योर ब्रीथ। वॉक थ्रू के विनर्स आपके सामने आ रहे हैं। आज तक बनते रहे जो हमारे जामिन, उनसे हम हाथ मिलाने से भी महरूम रहे। जगदीश प्रकाश के द्वारा लिखी ये दो लाइनें पिछले 8-9 महीने से जिस तरह हमारी जिंदगी चल रही है उस पे पूरे तरीके से फिट बैठती है। कोरोना वायरस ने हम सब की जिंदगी में इस तरह दस्तक दिया है कि हम सब घरों में कैद होने को मजबूर हो गए थे। भारत के साथ साथ सभी देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया था। हालांकि अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना का प्रकोप अभी भी है। लेकिन इस लॉकडाउन और कोरोना ने पूरी दुनिया को ऐसे ऐप्स भी लॉन्च हुए जिसकी लॉकडाउन में अब तक आज कोरोना, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमें डिजिटल की दुनिया में नए आविष्कार करने की जरूरत है। लोगों को टेक्निकल एजुकेशन देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन मयंक त्रिपाठी के साथ मैं मोहम्मद इस्राफिल खान, IIMT कैंपस, ग्रेटर नोएडा। संपूर्ण विश्व को आर्थिक, सामाजिक, भौतिक एवं नैतिक रूपी कष्ट से झकझोर कर रख देने वाली कोविड महामारी ने सभी को मध्य प्रदेश भी इससे कोविड-19 लॉकडाउन के बाद देश में डिजिटलाइजेशन का जो क्रम है वो तेजी से बढ़ा। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के लाखों एम्प्लॉइज अब अपनी कंपनियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बड़े बड़े होटल्स में होने वाले, मैं चाहूंगा कि मनोज जी अब विनर्स की घोषणा करें। मोहम्मद इस्राफिल खान थर्ड हैं, मयंक त्रिपाठी सेकंड हैं, और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से वासु चौरे फर्स्ट पोजीशन कर रहे हैं। मनोज जी बधाई दें विनर्स को। जी बहुत बहुत बधाई आप तीनों लोगों को। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा प्रयास किया और उसका नतीजा आपके सामने है। ये जो अवार्ड है ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है जीवन में, ऐसे अवार्ड्स बहुत आपको मिलेंगे। असल बात यह है कि जिस जज्बे के साथ आपने ये काम किया है उसको बनाए रखिए, क्योंकि अभी जो जज्बा है वैसा जज्बा जीवन में आगे भी होल्ड करना एक बड़ी चुनौती है। तो ध्यान रखिए कि ये अवार्ड जिस जज्बे ने आपको दिलाया है वो इम्पोर्टेंट है। काम आपने बहुत कुछ खास किया नहीं है, अभी तो आप लोग बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से ही काम किया। जो जज्बा आपने दिखाया है वो इम्पोर्टेंट है, उसको होल्ड करिए। मयंक एंड वाशु आप मौजूद हैं? वासु चौरे। Yes, sir. Please, sir, my video is not connected. Kindly connect my video, sir. No, you are already in the Zoom meeting, so there is. Yes, sir. Now it is connected, sir. Okay. Yeah, fine. So वाशु बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you so much, sir. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से हैं, और चलिए बहुत बहुत बधाई। मनोज जी से भी आपको बधाई मिली है। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. चलिए मयंक आपको भी बधाई, सेकंड क्वेश्चन आप होल्ड कर रहे हैं। Thank you, sir. क्वेश्चन आप होल्ड कर रहे हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट इवेंट की ओर आ रहे हैं, आरजे टॉक की ओर। अब आरजे टॉक के विनर्स आपके सामने मौजूद हैं। Hello everyone, wish you a very happy masked and sanitized Christmas and New Year. इस साल का क्रिसमस बहुत ही स्पेशल पूरा करेंगे। Don't worry, टास्क कोई बड़ा नहीं है, it's just a simple task. सैंटा ने कहा है कि जो लोग प्रॉपरली मास्क पहनेंगे उन्हीं को गिफ्ट मिलेगा। So this Christmas and New Year, don't forget, then Santa will be at your door is the new task.
दोपहर के बज रहे हैं 2:30 मगर मत लीजिए अंगड़ाई क्योंकि मैं आ गया हूं अपनी आवाज के साथ। जी हाँ, मैं हूं आरजे आशुतोष और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 FM। जरूरी है क्योंकि कोविड अभी भी हमारे साथ है और हमें इसको खत्म करना है, तो हम और सुनते रहिए मुझे यानी कि आरजे आशुतोष को। जी बाय बाय। जी हाँ, अब मास्क के बिना कहीं भी नो एंट्री, क्योंकि अब मास्क के बिना आपका क्या होगा जनाबे अली। तो चलिए, ये थे हमारे आज टॉक के विनर मनोज जी। सरम्या कौशिक जो है वो 3rd पोजीशन होल्ड कर रही हैं, आशुतोष जो है वो 2nd पोजीशन पे हैं और शालिनी शिखा 1st पोजीशन पे हैं। ये तो तीनों आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपने जीत हासिल की है। और देखिए, इसमें जो ऑर्डरिंग हुई है उसमें ही एक बहुत अच्छा संदेश है आप लोगों के लिए रेडियो जॉकी के लिहाज से। ये आरजे से सभी लोग ये उम्मीद करते हैं कि आरजे पहले एंटरटेन करेगा। जो 3 जो बुनियादी सिद्धांत है, ये इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन, जब आप इस तरह के क्रिएटिव मीडियम में जाते हैं तो वो उलट जाता है, पहले एंटरटेन आता है, देन एजुकेट, देन इन्फॉर्म। तो चूंकि आपने अच्छे से एंटरटेन किया, इन तीनों ने ज्यादा एंटरटेन किया, इसलिए इन लोगों ने जगह बनाई है। तो जीवन का सूत्र अगर आपका ये है कि जो भी मेरे सामने है वो एंटरटेन्ड रहे, खुश रहे, मगन रहे, और साथ साथ आप उसी बीच में कोरोना जैसे महामारी से लड़ने का संदेश भी दे रहे हैं, तो आपके लिए है आरजे का काम। बहुत बहुत मुबारक। रम्या, थैंक यू सो मच सर। शालिनी एंड आशुतोष, आप लोग मौजूद हैं? Yes sir, we are present sir. Thank you so much. क्या चाहते हैं आप मनोज जी से, मनोज सर से? सर एक्चुअली एक सवाल बहुत ही मेरे जहन में है और मैं पूछना चाह रहा हूँ कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए। सर एक जर्नलिज्म का छात्र होने के नाते कहा जाता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो आपके चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं कि आप एक अच्छे संस्थान के साथ जुड़ पाए। सर मैंने अपने जीवन में इंटर्नशिप दूरदर्शन में किया है और दूरदर्शन में इंटर्नशिप करने के बाद एज एन एंकर मैंने इंटर्नशिप किया और उसके बाद मुझे बीबीसी में भी मैंने एज ए कंटेंट राइटर अपनी इंटर्नशिप को आगे किया और फॉरवर्ड किया। और पिछले 1 साल 10 महीने से मैं रेडियो जॉकी था, कम्युनिटी रेडियो में, रेडियो एमिटी 107.8 FM पे मैं काम कर रहा था। मगर सर कोविड के वजह से आगे अपनी जॉब सर्चिंग जब मैं पे लगा तो मुझे मिल नहीं पाया, इसलिए मुझे पीआर की तरफ अपना रुख करना पड़ा और अभी मैं एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ डीपीएस में। तो सर मैं यही जानना चाह रहा था कि आने वाले टाइम में भी, क्योंकि कोविड ने रेडियो इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरीके से असर किया है, बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है सर। लाइक रेडियो मिर्ची जो है उस पे 17%। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखो, ये अभी कोविड के टाइम में डिसरप्शंस हर जगह आए हैं, रेडियो में भी आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपदा में अवसर है, ये ध्यान रखिए। और जब नॉर्मलसी लौटेगी, जो कि लौट रही है, आप ये जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया के तमाम जो रेडियो स्टेशन हैं वो सब अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं न्यू मीडिया में, दैट इज इंटरनेट और थ्रू पॉडकास्ट। सो पॉडकास्ट में बहुत बड़ा बूम आने वाला है, बल्कि शुरू हो चुका है। आप राइट प्लेटफॉर्म्स पे रहिए और आज के डेट में जो सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं वही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप लिंक्डइन पे जाइए और बाकी जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है वहां जाइए और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। इसमें कोई निराश होने की कोई बात नहीं है। कोविड ने डिसरप्ट जरूर किया है, लेकिन इसके बाद जो रीस्टार्ट है ना, उसमें पहले से कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो थैंक यू सो मच अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस सुरम्या, आशुतोष एंड शालिनी आपको। और अब हम बढ़ रहे हैं शेरो शायरी पे, और ये शेरो शायरी के विनर्स आपके सामने हैं। एक सलाम कोरोना वॉरियर्स के नाम, बाय सौम्य प्रकाश। चलो पता चल गया आज, इस बीमारी का नहीं है एक सहारा मिल रहा है, जिससे सबके दिलों को है पुलिस का रक्षक होना साबित हो रहा है। चलो कोरोना, तुमने ये बता दिया, आजादी का असली मतलब समझा दिया। They left their home for the nation. Their heart sees no discrimination.
because they are the goat's ultimate creation. बचाने को छोड़कर अपना घर परिवार, बचाने को हमारा संसार, अनगिनत है उनके उपकार जो बन के आए उजाला, मिटाने को ये अंधकार। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप तीनों को। सौम्या प्रकाश थर्ड हैं, विनायका शर्मा सेकंड हैं और बरेली से ओशिन अग्रवाल आप फर्स्ट हुई हैं इस इवेंट में। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। मनोज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से बधाई बाकी है इनके भी। नहीं, बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत बधाई। और ये जो पूरा जो 6 इवेंट है, इसमें सबसे अलग ये इवेंट है। शेरो शायरी का इसको नाम दिया है। तो सब इसमें आप तीनों ने अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया है और शायरी में शेरो शायरी, कविता जिसको हम कहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत विशाल विधा है, साहित्य की विधा है। तो since a journalist must be a generalist, so हमें हर चीज जाननी पड़ती है। शेर शायरी भी जाननी पड़ती है, स्लोगनियरिंग भी जानना पड़ता है, न्यूज बताना एंड एवरीथिंग। तो इस तरीके से ये बहुत हल्के से आपके पास आया और आपने प्रयास किया, इसको बहुत अच्छे से निभाया है। बाकी ये बहुत बड़ा संसार है। एक बात सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगा, और आपको नहीं, सभी लोगों को, कि जिसे हम कविता या शेर शायरी कहते हैं, इट्स मोर of our experience, more of an experience। इसको ये पैदा भी एक्सपीरियंस से होता है और इसको सुनना पढ़ना भी एक्सपीरियंस ज्यादा है। सो इसमें बहुत ये मतलब नहीं रखता कि आपने कितनी अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया या कितने अच्छे अलंकार इस्तेमाल किए या काफिया रदीफ की कितनी समझ है आपको। इससे ज्यादा ये मैटर करता है कि आप आपके किस एक्सपीरियंस से ये निकल के आया है, और जब मैंने इसे सुना तो मेरे लिए ये क्या एक्सपीरियंस था। सो बेस्ट विशेस टू ऑल थ्री। विनायका शर्मा, थैंक यू सर। ओशिन अग्रवाल, आप वीडियो ऑन कर लें अपना, आप तीनों, और ऑडियो भी ऑन कर लें ताकि हमारे जो बाकी लोग देख पाए आपको। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, सौम्या, विनायक और ओशिन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। हम आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां अपनी कला का प्रदर्शन कर सके और बहुत कुछ सीख सके। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, ओशिन ने बिल्कुल सही कहा सर। वी वांट टू थैंक यू फॉर दिस। चलिए, अब मेनी कांग्रेचुलेशंस अगेन आप तीनों को। और अब हम जिस इवेंट पे बढ़ रहे हैं वो है पोस्टर मेकिंग इवेंट, और अब पोस्टर मेकिंग इवेंट के विनर्स आपके सामने हैं। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। कीर्ति गुर्जर, आपको थर्ड पोजीशन कीर्ति को मिली है। सेकंड पोजीशन पे मीशा है और थर्ड पे है कीर्ति, मीशा, अंजलिका। ऑडियो भी ऑन कर ले। कीर्ति अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, अंजलिका आप भी अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, एंड मीशा आप भी अपना ऑडियो ऑन कर ले। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई है। आप तीनों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। थैंक यू जी। मनोज जी। नहीं, बहुत बधाई आप तीनों को, बहुत बहुत बधाई। और ये एक एक्स्ट्रा आइसिंग है कि तीनों ही गर्ल्स हैं जो यहाँ इन्होंने पोजीशन लगाया है। और पोस्टर बनाना बहुत ही आसान काम नहीं है। पोस्टर बनाने की बात सोचना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए आर्टिस्ट होना जरूरी नहीं है, इसके लिए सेंसिटिव होना जरूरी है। और सेंसिटिविटी के साथ जो आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशन किया, ये पूरे कंपटीशन में सबसे सुंदर जो इवेंट है वो यही है पोस्टर मेकिंग का, एंड इट जस्ट अस ऑल। सो आप लोगों को आगे जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई। अपनी ये संवेदनशीलता बचाए रखिए, ये जर्नलिज्म में, मास मीडिया में बहुत रेयर है और सबसे बड़ी चीज है।
जी देखिए, हमने वो तमाम इवेंट शामिल किए हैं जो कि आपको जर्नलिज्म या मास मीडिया में काम आ सकते हैं। सभी जैसा मनोज जी ने बताया कि अगर आप अगर आपके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है तो उसका बहुत इस्तेमाल होता है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में। ग्राफिक्स, जो खासकर टीवी प्रोडक्शन में ग्राफिक्स वाला जो पोर्शन है, उसमें तो आपको जरूरी है कि आप आर्टिस्ट हों। तो इसलिए हमने वो तमाम इवेंट्स आयोजित किए थे। और अब हम बढ़ रहे हैं अगले इवेंट की ओर, जो है द राइट मैसेज स्लोगन इवेंट। Winners is now here. ये थे हमारे स्लोगन राइटिंग के विनर्स। नंबर 3 पे मोहित कुमार, नंबर 2 पे वत्सल श्रीवास्तव, और योगिता बनी है इस इवेंट की फर्स्ट विनर। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, मोहित, वत्सल और योगिता। स्लोगन राइटिंग के आप विनर हुए हैं। मनोज जी, बहुत बधाई। मोहित, वत्सल, योगिता, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। थोड़ी मुझे निराशा हुई इस प्रतियोगिता में देख के। एक तो आप लोगों के स्लोगन्स बहुत लंबे हैं और मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ। स्लोगन्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपने कहा और वो मेरे अंदर आ गया, जैसे कि अब की बार किस किस सरकार। तो ये नारेबाजी है और ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। टेबल पे कोई भी नहीं कह सकता कि ये स्लोगन हिट होगा। ये जब जाता है बाजार में तभी पता चलता है कि इसको क्या मिला। लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट, चैलेंजिंग और जिसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मीडियम है मास मीडिया में, और बड़ी ही इसकी इज्जत है। लेकिन इसकी इज्जत आपको तब मिलती है जब आपका प्रयास सफल होता है। यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ कि प्रयोग जो है वो तभी प्रयोग माने जाते हैं जब वो सफल हो जाते हैं। असफल प्रयोगों को प्रयोग में नहीं जोड़ा जाता है। तो वो चीज जो है ना, वो स्लोगनियरिंग पे बहुत ज्यादा अप्लाई करती है। बट आप लोगों ने हिम्मत किया, आप ये सोचते हैं कि आप स्लोगन दे सकते हैं, यही बड़ी बात है। और जो कंपटीशन हुआ उसमें तो आप विनर हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन अगर आपको स्लोगनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप ये समझो कि कोयले की खदान से हीरा निकालने की बात है। कोयला बहुत खोदना होगा, हो सकता है आज भी आपने कोयला ही निकाला है, लेकिन एक दिन आप हीरा भी निकालोगे और एक हीरा आपकी जिंदगी बना देगा। सिर्फ एक हीरा। एडवर्टाइजिंग में इसकी इतनी पूछ है कि आप मतलब उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक स्लोगन आपको कहाँ ले जा सकता है। बहुत बहुत बधाई आपको, भविष्य जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत ही बधाई आप तीनों को, मोहित, वत्सल और योगिता। और बहुत ही सही बात मनोज जी ने कही कि एडवर्टाइजिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अगर आपको अच्छा स्लोगन लिखना आता है। और अब हम आपके सामने मौजूद हैं स्नैपइट फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन के विनर्स को लेकर के। नाउ सो हियर आर द विनर्स ऑफ स्नैपइट कॉम्पिटिशन। आप तीनों को भी बहुत बहुत बधाई। निखिल श्रोही थर्ड पोजीशन पे हैं, सौरभ कुमार सेकंड पोजीशन पे हैं, और पर्णा श्री बिहार से फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर रही हैं। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, मेनी कांग्रेचुलेशंस। निखिल, सौरभ और पर्णा, आप तीनों मौजूद हैं। अपना अपना ऑडियो Yes, आप sir. ऑन कर लीजिए। जी, Thank you, sir, for this wonderful opportunity. आपसे बात करेंगे। जी, बहुत बधाई आप तीनों को। और फोटोग्राफ्स आपके बहुत अच्छे लगे। मैं
ऐसा अनुमान करता हूँ कि आपने मोबाइल से फोटोग्राफी की होगी Yes, या sir. कोई किसी छोटे कैमरे से की होगी। इंटरेस्ट आपका है तो आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ो। तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रीम है, कंप्लीट फैकल्टी है फोटोग्राफी की। मुझे देख के ऐसा लगा, जो तीनों तस्वीरें मैंने देखी, कि आपका ध्यान एक तो लाइट पे है, दूसरी बात यह है कि आप कुछ लोग मुझे 2 लोग ऐसे लगे जिनका ध्यान थोड़ा डिजाइनिंग पे है। आप डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं। आपका जो फ्रेम था वो ऐसा ऐसे ऐसे कह रहा था कि आप डिजाइन्स पे आपका ध्यान है, लकीरें किधर से किधर को जाती हैं आपके फ्रेम में, इस पे शायद आपका ध्यान है और ये अच्छी बात है। अच्छे प्रॉमिसिंग फोटोग्राफ्स आप लोगों ने खींचे हैं और प्रैक्टिस का मीडियम है ये। मुझे भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी रहती है फोटोग्राफ्स लेने में, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना फायदा होने वाला है। और अगर फोटोग्राफी में आपको आगे बढ़ना है तो DSLR यूज कीजिए और जो बेसिक्स हैं उसको फटाफट आप अभी सीख लीजिए, तो आपको आगे बड़ी मदद होगी। बहुत बहुत बधाई आपको। आप तीनों मौजूद हैं, निखिल, सौरभ और Yes, अपर्णा। अपर्णा, आप Yes, अपना sir. वीडियो ऑन कर लें। Yes, sir. Thank you, sir. आप तीनों को फिर से एक बार। और ये हमारे विनर्स थे। कहीं से ऑडियो की डिस्टरबेंस आ रही है, वो ऑडियो आप ऑफ कर दें। तो ये हमारे वो सारे तमाम विनर्स थे जो हमारे मीडिया फेस्टिवल में जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और आज तमाम इतनी इंट्रीज के बीच विनर बन करके उभरे हैं। आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई है, तहे दिल से इसको कहते हैं, वो वाली बधाई आपके लिए, सिंसियर वाली बधाई है मेरी तरफ से और हमारी पूरी जितने हमारे जो पूरा ग्रुप है उसकी तरफ से। आप लोगों ने वाकई बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कुछ कमियां थी जैसे मनोज जी ने जिन पे ध्यान दिलाया, लेकिन ये देखना होगा कि ये अभी सीखने का प्रोसेस है। जैसे स्लोगन में भी हम लोगों ने वर्ड्स डिफाइन किए थे, इसीलिए कि आपको 20-25 वर्ड्स के अंदर ही देना है और स्लोगन जितना छोटा उतना अच्छा मानता है। मनोज जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अब की बार किसकी सरकार, छोटा सा स्लोगन और देखिए कितना पॉपुलर हुआ। तो एडवर्टाइजिंग में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए एक अच्छे जर्नलिस्ट को हर विधा में अपने को मांझना पड़ता है। उसे एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर होना पड़ता है, जाहिर है उसको साहित्य की समझ अगर उसकी अच्छी होती है, शेर व शायरी की समझ अच्छी होती है तो उसका ध्यान वो उसका बड़ा फायदा मिलता है। आपके अंदर विजुअल्स की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो हमने फोटोग्राफी इवेंट्स रखे वो इसीलिए रखे थे हमने कि आपके अंदर अगर विजुअल्स की समझ है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्टोरी कैसे खिल करके नजर आएगी, वो दिखेगी कैसे। तो सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेशन ही आपकी अच्छी हो, रेडियो जॉकी या वॉक थ्रू में जो आप कर रहे हैं तो सिर्फ स्क्रीन पे ही आप अच्छे दिखे, अपने आप को अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को उभारना पड़ता है। हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम लोग वो कुछ हद तक कर सके। मनोज जी ने और सब और बहुत बड़ी मेहनत से ये काम करना पड़ता है। सबके अंदर अपनी अपनी कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। मनोज जी को चूंकि मैंने देखा है कई सालों से तो मुझे पता है कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत की थी और आज आपके बीच इस तरह से मौजूद है कि आपको बता सके, सिखा सके, समझा सके। तो मनोज जी, मैंने जितना समय आपसे मांगा था बहुत बहुत धन्यवाद आपने दिया। अब आपके और स्टूडेंट्स के बीच की बात है, आप कितनी देर आप रुकना चाहेंगे, तो अब आपके हिसाब से प्रोग्राम हम खत्म करेंगे। हमारे ठीक है, अगर किसी की क्वेरी है तो अभी जी, तो फटाफट मैं क्वेरीज निपटा दूं। सर मेरा एक और क्वेश्चन बाकी हाँ सर, अभी जैसे कि हम सेकंड ईयर स्टूडेंट, शालिनी किस नाव पे से सवाल कर रही हैं आप, ये बताइए पहले। सर करियर से रिलेटेड बीजेएमसी। चलिए सर, मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अभी तुरंत पैंडेमिक की वजह से वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस चली हैं और तुरंत मैं अब थर्ड ईयर में भी जाऊंगी अगले साल। तो मुझे किस तरीके से ध्यान देना चाहिए कि जो मैं रास्ता आगे बढ़ूं जिस तरीके से वो एक पॉजिटिव रिजल्ट के तौर पे सामने आए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा मेरे ख्याल मीडिया के तमाम स्टूडेंट्स के लिए है कि कोर्स खत्म करने के बाद या इस दौरान वो फिर किस तरह से अपनी फ्यूचर प्लानिंग करें ताकि उन्हें जहां वो पहुंचना चाहते हैं उस जगह तक वो पहुंच सके। देखो, आप लोगों को एक चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये जो पैंडेमिक आया, इस पैंडेमिक ने क्या किया कि प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दिया।
फास्ट इन द सेंस कि जिनका डीके होना था, जिनको खत्म होना था, वो बहुत तेजी से खत्म हो गए, और जिनको बनना था वो जिनको बहुत समय लगना था फटाफट बन गए। क्योंकि इस पैंडेमिक ने आपको जो धक्का दिया है वो उसी डायरेक्शन में दिया है जिस डायरेक्शन में ये दुनिया जाना चाहती थी। आप देखो कि आप किस तरीके से ऑनलाइन हो गए और आप कितने सेटिस्फाइड हो। तो आप ये समझिए सबसे पहले कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे आपको चिंतित होने की जरूरत है कि इस पैंडेमिक ने जो डिसरप्शन पैदा किया है पूरा, चाहे आप इंडस्ट्री की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो उससे आपको नुकसान हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये है, नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हो। मेरा आप यकीन करिए कि जो रद्दोबदल इस वक्त में हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि जो पुराने लोग हैं, जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं, वो रिडंडेंट हो सकते हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है कि आगे वो क्या करेंगे। लेकिन आपके जैसे लोगों के लिए तो इतनी संभावनाएं खुलने वाली है कि पहले जो डिस्टेंस करियर में कवर करने में आपको 10 साल लगने वाले थे, वो अब आप 5 साल में कवर कर पाओगे, क्योंकि हर एक चीज रीडिफाइन हो रही है, नई चीजें सीखनी है, और उसके लिए आप लोग बेस्ट, मतलब आप ऐसे समझो कि आप एकदम नए खेत हो, नई जमीन हो, आपके ऊपर जो इंडस्ट्री पैदा करना चाहेगी वो पैदा कर लेगी। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। दूसरी बात यह है कि ये पैंडेमिक ने आपको क्लियर कट इशारा किया है कि दुनिया ऑनलाइन पे जा रही है एंड डिजिटल पे जा रही है। ऑनलाइन का मतलब यह है कि यू शुड बी कनेक्टेड, एंड डिजिटल का मतलब यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज को कोडिफाई करके, यानी उसको डिजिट्स में कन्वर्ट करके वो काम कैसे होगा। आपने कोई चीजें कल्पना नहीं की होंगी आज से 4-5 साल पहले, वो सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो ये 2 चीज को आप ध्यान में रखिए, इसके प्रति आप अवेयर रहिए कि हाउ टू डिजिटाइज एंड हाउ टू, एंड डिजिटाइजेशन जब आप करते हैं, ये मीडियम का आपका एक इंटीग्रल पार्ट हो गया कि आप जैसे अगर हम एक माइक्रोफोन पे बोलते थे और वो लाउड स्पीकर से जाता था, तो वो क्या था, पूरा सिस्टम एनालॉग था, मतलब कोई चीज उसको सेंस करती थी और फिर उसको इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट करके और फिर वहां ट्रांसमिट करती थी, वहां अगेन उसको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते थे। अब तो वो माइक फटाफट उसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर देता है, डेटा में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें जो डिस्टॉर्शंस आते हैं, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसको आप जितने अच्छे तरीके से समझेंगे और जितना अच्छा आप कनेक्टेड रहेंगे, जितना बड़ा आपका अच्छा नेटवर्क रहेगा, उतना आप आगे बढ़ेंगे। आपको निराश होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस मैं आपको कह रहा हूं कि मास मीडिया में या किसी भी दूसरे फील्ड में भी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए गोल्डन पीरियड है। आप जब एकेडमी से निकलोगे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे, उसकी कोई कमी नहीं होगी। सर मेरा एक सवाल था। छोटा सवाल पूछिएगा जी। हाँ बोलिए सर। सोशल मीडिया के दौर में हम देखते हैं कि खबरों की जो डेडलाइन है वो बहुत जल्द खत्म होती रहती है, और सर इस गहमा गहमी में पिछले दिनों हमें एक फेक न्यूज का सिलसिला देखने को मिला है। तो सर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि फेक न्यूज से बचा जा सके आपके अनुसार? तो ये फेक न्यूज से बचना किसको है, तो उसको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब जैसे फेक न्यूज से किसी इंस्टीट्यूशन को बचना है, सपोज मैं जिस संस्थान के लिए काम करता हूँ वो अपने तरीके से उसका सेफगार्ड बनाती है। फेक न्यूज से किसी इंडिविजुअल को बचना है तो उसके अलग सेफगार्ड्स है। और बुनियादी तौर पर चूंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो इतना तो आपको बताया ही गया होगा कि कंफर्म एंड रिकन्फर्म, कोई सी भी चीज न्यूज तभी होती है जब वो अनोखी होती है। तो वो चीज कितनी अनोखी है, किस मीडियम से आ रही है, किस रूप में आ रही है, उसके सीरियसनेस को जज करने के लिए आपके अंदर धीरे धीरे सेंसर डेवलप करेगा। नई चीज आती है, ओपन मीडियम आ गया, अभी आपको कोई भी चीज पलक झपकते आपके सामने समाचार आ जाता है, ये सुविधा है। तो सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि उसमें जितनी छूट मिली हुई है कुछ भी आ जाता है। तो ये उसके साथ लगी हुई चीज है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। दुकानदारी इसके लिए बहुत होती है। मैं भी कोई इस तरीके की बात कर सकता हूँ कि आइए 5 मिनट में 5 ऐसे उपाय आपको बताता हूँ जिससे कि फेक न्यूज को आप पलक झपकते समझ जाएंगे, और 5 पॉइंट में आपको बता भी दूंगा। लेकिन असल में बात यह है कि ये सेंसर धीरे धीरे डेवलप करता है और जिस स्तर पे काम होता है उस स्तर पे रोक लगती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमारे यहाँ कोई फेक न्यूज ना चले
तो नहीं चल पाता है फेक न्यूज। उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर ये सोच लेगा कि मुझे सिर्फ सही न्यूज पे ही एक्ट करना है, फेक न्यूज पे एक्ट नहीं करना है, और मुझे फेक न्यूज को पहचानने की समझ विकसित करनी है, तो वो विकसित कर लेता है। ये आज हमारे लिए समस्या इसलिए लग रही है क्योंकि नई बात है। आज से कुछ समय के बाद हम खुद ही इस चीज को समझ जाएंगे। जी, तो चलिए, और किसी के मन में कोई सवाल है? हालांकि समय की बहुत कमी है, मनोज जी को जाना तो 11:30 बजे तक मैंने इनका समय लिया था, अब ये 11:50 हो रहे हैं। अमित जी 1 मिनट में लेना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वोट ऑफ थैंक्स को बुला रहा हूँ। मेरे ख्याल से सभी सवाल खत्म हो गए और हम प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ते हैं, और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अनिल निगम जी को। सर आप आए और वोट ऑफ थैंक्स दें। सबसे पहले तो IMT मीडिया फिस्टा 2020 में जो आज मनोज श्रीवास्तव जी ने समय निकाला और बहुत ही मतलब अच्छा खासा समय दिया हमको इस कार्यक्रम के लिए, और कितनी महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल जानकारी उन्होंने दी बच्चों के अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके कैरियर के चुनाव के लिए, और जो प्रोफेशनल स्किल उनको डेवलप करनी चाहिए, उन सभी चीजों को ध्यान में रख के उन्होंने बाखूबी, चाहे हमारे कॉन्टेस्ट की बात हो, कहाँ क्या कमियां थी, किस तरीके से हमें उनमें सुधार करना चाहिए, उन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया। और मुझे लगता है कि अब ये बात सभी लोगों को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी फेसबुक में भी लाइव जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म के पेशे में जुड़ने वाले हैं, उन सबको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी मनोज जी। आपने समय निकाला, उसके लिए आपका IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट और उसकी इनोवेशन काउंसिल की ओर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और दूसरी बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मनोज जी ने एक बहुत अच्छी बात की है, इसलिए किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है कि ये जो आपदा है, आपदा उसकी उन्होंने बात की है, उस पर आप लोग गौर फरमाइए, उसको समझिए। पॉजिटिव अप्रोच के लिए जो बार बार मनोज जी ने कहा कि यू मस्ट हैव योर पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द थिंग्स, टुवर्ड्स योर कैरियर, टुवर्ड्स योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो निसंदेह जो आपने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को आप आराम से प्राप्त कर पाएंगे, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। और इस कार्यक्रम को आयोजन करने में मेरे सभी सहयोगियों, अमित जी, वीनू जी, माधुरी जी, रामशंकर जी और नारायण जी, वेद जी, सभी लोगों का, हो सकता है मैं नाम ना ले पाऊं, और मेरे स्टूडेंट्स, सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। उन सबको मेरी ओर से और मेरी वेब टीम को, मेरी टेक्निकल टीम को असिस्ट करने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अमित जी समापन मुझे लगता है राष्ट्रगान के साथ जो विनर्स है, विनर्स को जो प्राइजेस मिलेगा वो किस तरह मिलेगा? ये सर्टिफिकेट, जो विनर्स को सर्टिफिकेट है, वो 15 जनवरी तक मिल जाएंगे। आप लोगों को मेल के थ्रू ई सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और जो विनर्स है, जो फर्स्ट विनर है, उसका अकाउंट डिटेल मांगा जाएगा, कोऑर्डिनेटर्स लेंगे और उनके अकाउंट में वो 2100 रुपए जो फर्स्ट विनर है वो पहुंच जाएगा। चलिए, तो जितने भी तमाम विनर्स हैं उन सबको फिर से बहुत बहुत बधाई है, और जो फर्स्ट विनर्स हैं उनको जो 2100 रुपीज़ जो कैश है, 2100 रुपए की जो नकद राशि है, वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। आपसे अकाउंट नंबर मांग लिया जाएगा, उस अकाउंट में वो राशि दे दी जाएगी। तो एक शानदार, मेरी ओर से भी जितने भी विनर्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, और उनको भी बधाई जो लोग नहीं भी विनिंग लिस्ट में आए हैं लेकिन पार्टिसिपेशन किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इस पूरे प्रतियोगिता को, इस पूरे इवेंट को, इस मीडिया फिस्टा 2020 को इतना सफल बनाया। श्रेय आप सबको ही जाता है। और सबसे स्पेशल खास वाली बधाई मनोज श्रीवास्तव जी को, जो धन्यवाद हम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज जुड़े और इतने आपका जो बहुआयामी ज्ञान जो है, जो डाइवर्सिफाइड नॉलेज है, उससे हमारे स्टूडेंट्स को आपने इनरिच किया, उससे बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये बता के जा रहे हैं कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, अवसर और बढ़ रहे हैं। आप अभी देख लीजिए कि जिस तरह से आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं,
आज से 2-4 साल 5 साल पहले इसके बारे में सोचने। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है अमित जी। देखिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। और निराशा और आशा की बात रही, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि असल में चुनौती हमारे सामने, हम जैसे लोगों के सामने है, क्योंकि हमें अब मुकाबला करना पड़ेगा इन लोगों से जो ये निकल के आने वाले हैं। तो फिर भी मैं निराश नहीं हूँ, तो ये लोग क्यों निराश होंगे? तो जो ये तो सारे लोग एडवांटेज पॉइंट में है और इनको महसूस होगी मेरी ये बात। आज से 6 महीने साल भर के बाद जब ये निकलेंगे बाहर, तब इनको पता चलेगा जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही बात कह रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी इजाजत दीजिए आप लोग। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। और 11:30 बजे बोल के आज 12 बजे तक तुम लोगों ने आपको रोक लिया। तो चलिए, आपके ऊपर इतना अधिकार है कि आपको आपको रोक सकते हैं। और चलिए, तो मैं अब 2 अंतिम लाइन के साथ खत्म करना चाहूंगा प्रोग्राम की मेरी खुद की लिखी हुई लाइनें आपके लिए हैं कि जीवन का ये रण रहे, याद हर क्षण रहे। जीवन का ये रण रहे, याद हर क्षण रहे। हर घने अंधेरे में तू भोर की किरण रहे। तो आप सब भी इसी तरह भोर की किरण बने, उजालों को, अंधेरों को चीर कर उजालों की तरह प्रकाशमान हो, पूरी दुनिया में अपना नाम करें। इस उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपको फिर से धन्यवाद। अब हम इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगा कि सारे लोग अपनी अपनी स्थान पे खड़े हो जाएं। हम अब जनगण मन चला रहे हैं और उसके साथ ही इस प्रोग्राम का समापन हो जाएगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।